Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और आज हम इसमें देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट। लास्ट सेशन में हमने कुछ फ्यू सेशंस कवर किए जिसमें हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म देखा, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ, देन हाउ मॉडरेट्स केम इनटू पॉलिटिक्स एंड हाउ दे लीड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो यहाँ पे 1870s का पीरियड के बाद से आपको नेशनलिज्म जो है उसकी ग्रोथ देखने को मिलती है और नेशनलिज्म के जो मेन सेंटर होते हैं हम उस समय कह सकते हैं कि वो दोनों जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। सबसे ज़्यादा अगर नेशनलिज्म की एक्टिविटीज़ देखी जा रही थी या वी कैन से कि व्हाट द हॉट बेड ऑफ द नेशनलिज्म इज बंगाल रीजन या बंगाल प्रेसिडेंसी हम कह सकते हैं। मेन सेंटर इज कलकत्ता बिकॉज कलकत्ता वाज कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दैट टाइम, है ना। 1911 में यहाँ पे शिफ्ट होता है कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, वो कैसे होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक हम देखते हैं कि कैपिटल जो थी वो क्या थी, कलकत्ता। इस वजह से इस कैपिटल यानी राजधानी के अराउंड ही जो सारी नेशनलिज्म की एक्टिविटी हो रही थी वो हो रही थी और जो भी हॉटबेड वी कैन से या स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज कह सकते हैं या नेशनलिस्ट लोगों की जो एक्टिविटीज है वो इस कलकत्ता सेंटर्ड होती थी। तो यहाँ पे बंगाल वाज सर्विंग एज अ हॉटबेड ऑफ द नेशनलिज्म और 1885 में देन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडेशन होता है और उसमें किस तरह से सबसे पहले मॉडरेट जो है वो लीड रोल प्ले करते हैं इन दी एजिटेशन पॉलिटिक्स, है ना। पॉलिटिक्स जो थी वो अब एजिटेशन पॉलिटिक्स के अंदर चेंज हो चुकी थी और दे वर यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉर द रिफॉर्म्स एंड ऑल, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के अंदर रहते हुए ही मॉडरेट्स जो है वो रिफॉर्म्स यहाँ पे डिमांड करते हैं। दे डोंट वांट कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल बट दे जस्ट वांट अ रिफॉर्म बिकॉज दे नो कि अभी रिवोल्यूशन का टाइम नहीं है। बिकॉज हमने डिस्कस किया था मॉडरेट वर थिंकिंग कि जो पॉपुलेंस है या जो पब्लिक है, इंडियन पब्लिक है, वो अभी इतनी पॉलिटिकली एजुकेटेड नहीं हुई है जिसके कारण हम जो एक मास मूवमेंट जो है वो कास्ट कर सके। और यहाँ पे इस वजह से मास की स्ट्रेंथ को इन्होंने यहाँ पे फुल यूटिलाइज नहीं किया या उसके जो मास स्ट्रेंथ है उसको रिकग्नाइज नहीं किया और वी कैन से कि मास की स्ट्रेंथ को इनकॉर्पोरेट नहीं किया इनटू देयर पॉलिटिकल मूवमेंट। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट जो है वो धीरे धीरे आप देखेंगे हम आगे कि किस तरह से रेलेवेंसी जो है इनकी होती जाती है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जाती है। चलो ये सब दूसरी चीजें हैं, हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट की। ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में कवर की थी, किस तरह से मॉडरेट पॉलिटिक्स जो है वर्क करती है। फर्स्ट फेज आपको यहाँ पे मॉडरेट पॉलिटिक्स का 1885 से यहाँ पे 1992 तक देखने को मिलता है, जब तक यहाँ पे एओ ह्यूम रहते हैं। और जब एओ ह्यूम चले जाते हैं तब मॉडरेट पॉलिटिक्स का यहाँ पे आपको सेकंड फेज देखने को मिलता है। तो टोटली यहाँ पे मॉडरेट पॉलिटिक्स का जो है 2 फेजेस देखने को मिलते हैं, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, जिस समय ये मॉडरेट जो है वो लीड कर रहे थे इन दी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी जो है वो 1905 के बाद से ही आती है, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीमिज्म वाज आल्सो एग्जिस्टेड from the starting of the Indian National Congress, or we can say earlier also in India extremist ideology और we can say extremist school of ideology जो है वो exist करती थी, जिसके जो पायोनियर हम माने तो तिलक थे, ठीक है, तिलक थे, अरबिंदो घोष थे। और मेन तो यहाँ पे तिलक की जो एक्सट्रीमिस्ट स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी है उसके लीडर है या प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है। अरविंदो घोष है, लाला लाजपत राय है, आपके विपिन चंद्र पाल है, लालपाल बाल के नाम से जिन्हें जाता है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और
विपिन चंद्र पाल, ये लालपाल बाल उनको थोड़ी लेटर स्टेज के अंदर असिस्ट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, लेकिन इतनी फोर फ्रंट पे नहीं आती है। फोर फ्रंट पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स जो है वो आते हैं। मॉडरेट्स के अंदर हम देख चुके हैं, बदरुद्दीन तैयब जी थे, यहाँ पे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जिया है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये सारे जो थे वो मॉडरेट पॉलिटिक्स के लीडर थे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 से लगा के 1905 जब तक कि पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं हो जाता है तब तक कौन लीड करते हैं? मॉडरेट्स लीड करते हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट कब पॉपुलर होते हैं? एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हम लेटर कवर करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि एक्सट्रीमिस्ट इनका क्या था। इनका मैंने बताया आपको, जैसे मॉडरेट्स थे इनके बिल्कुल ही विपरीत थे। अगर दे बिलीव इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन तो दे बिलीव इन अ रेडिकल चेंजेस एंड द डायरेक्ट एक्शन, है ना। ये थोड़ा सा वायलेंस मीन या वी कैन से कि जैसे गवर्नमेंट को नॉन कॉर्पोरेट करना है या पेसिव रेजिस्टेंस को ये फॉलो करते थे। पेसिव रेजिस्टेंस को ये अपनी आइडियोलॉजी के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के साथ बेसिकली नॉन कॉर्पोरेशन वाला मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया था वैसा ही इन्होंने एक वी कैन से के प्री नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है इन्होंने चलाया था एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ने। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बिल्कुल ही मॉडरेट आइडियोलॉजी से ऑपोजिट थे। तो जब यहाँ पे मॉडरेट जो थे यहाँ पे 1885 से हम 1905 देखे, जब तक बंगाल का पार्टीशन नहीं हो जाता है तब तक हम देखते हैं कि मॉडरेट जो है वो वेरियस रिफॉर्म चाहते थे। और अलोंग विद द मॉडरेट्स यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी के पर्सनैलिटीज थे, वेरियस पर्सनैलिटीज या लीडर जो थे वो भी यहाँ पे इनके साथ वर्क कर रहे थे। तो यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बोथ वर वर्किंग टुवर्ड द इंडियन नेशन इन मेकिंग। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे काम कर रहे थे। अब क्या होता है कि कलकत्ता के अंदर जो है और ज्यादा नेशनलिस्ट एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। कलकत्ता जो है हॉटबेड बन जाता है ऑफ द नेशनलिज्म। तो इसको ब्रेक करने के लिए इस यूनिटी को, यहाँ पे आपको यूनिटी देखने की मिलती है, नॉट ओनली मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की, आपको यहाँ पे मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट तो है ही, लेकिन वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, क्रिश्चियन, सब जितने भी थे उन सब की यूनिटी देखने को मिलती है। और मेजरली तो यहाँ पे यूनिटी देखने को मिलती है हिंदू और मुस्लिम की। ठीक है, तो इस हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ब्रेक करने के लिए और नेशनलिज्म की जो पेस है उसको फेड करने के लिए, नेशनलिज्म की पेस को यहाँ पे ब्रेक करने के लिए जो लॉर्ड कर्जन प्रपोज द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। किस तरह से इन्होंने पार्टीशन किया हम देखते हैं, एंड दैट वाज द मेजर कॉज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट का अगर कोई कॉज अगर कहे या स्वदेशी मूवमेंट कब से स्टार्ट होता है, तो विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल इट स्टार्टेड। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट का मेन कॉज क्या है? आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल। और बंगाल के पार्टीशन होने के साथ ही यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है या जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो पॉपुलर होने लगते हैं। ठीक है, दे वर ऑलरेडी एग्जिस्टेड बट नॉट दैट पॉपुलर दैट मॉडरेट्स वर पॉपुलर। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब 1905 का पीरियड आ जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो जाता है और मॉडरेट्स यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं, तो लोग रियलाइज करते हैं कि मॉडरेट्स का जो वे ऑफ मेथड है टू प्लीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट वाज नॉट सफिशिएंट एंड एडुकेट, है ना, एडुकेट भी नहीं है, योग्य भी नहीं है। और इस वजह से यहाँ पे मॉडरेट जो है वो डे बाय डे पॉपुलैरिटी जो है वो खोते जा रहे थे, लॉस्ट करते जा रहे थे। और यहाँ से इनकी पॉपुलैरिटी लॉस्ट होती है और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ने लगती है, बिकॉज दे वर बिलीविंग इन द मास स्ट्रेंथ, पेसिव रेजिस्टेंस, डायरेक्ट एक्शन एंड रेडिकल मेथड ऑफ द पॉलिटिक्स। ठीक है, रेडिकल मेथड ऑफ द पॉलिटिक्स। तो
तो 1905 से जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तब स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे हमको इसका ट्रेंड देखने को मिलता है। स्वदेशी नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि सेल्फ रिलायंस और वी कैन से सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ हेल्प, स्वदेशी यानी अपने देश का। तो जो भी चीज आप यूज करो या जो भी चीज हो वो अपने देश की हो। तो यहाँ पे जो है फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना, स्वदेशी के साथ साथ जो है वो बॉयकॉट मूवमेंट भी यहाँ पे चालू हो जाता है। यानी कि स्वदेशी जो देश में बनी हुई वस्तुएं हैं उनका यूज करना, साथ ही फॉरेन जो गुड्स है उनको बॉयकॉट भी करना। तो स्वदेशी प्लस बॉयकॉट यहाँ पे साथ में चलते हैं और हम अब आगे इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। देन इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी यहाँ पे ग्रो करती है। मॉडरेट्स जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी लॉस्ट कर देते हैं और फाइनली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के बीच इतना कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ जाता है कि फाइनली 1907 का टाइम आता है जब कांग्रेस का सेशन हेल्ड होने को होता है इन नागपुर। लेकिन नागपुर क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लोगों का हॉटबेड था, एक्सट्रीमिस्ट लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां पे था, इस वजह से जो मॉडरेट्स के एक थे, ये लीडर थे फिरोज शाह मेहता करके, उन्होंने मैनेज किया टू शिफ्ट दिस सेशन ऑफ द आईएनसी फ्रॉम नागपुर टू सूरत। और सूरत सेशन के अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इतना ज्यादा और बढ़ गया, गैप जो था आइडियोलॉजिकल गैप इतना ज्यादा वाइडन अप हो गया कि 1907 में फाइनली जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है दोनों ही अलग हो जाते हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो यहाँ पे जिसकी पेस है वो यहाँ पे स्लो डाउन हो जाती है। और वी कैन से कि ये एक ऐसी कार हो जाती है जिसको अभी डायरेक्ट करने वाला कोई भी नहीं होता है। मॉडरेट्स जो थे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अलग से बना के चल रहे थे और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से आप एक और चीज आएगी यहाँ पे, बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट जो थे इनके वे ऑफ मेथड बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ थे। डायरेक्ट एक्शन थे, रेडिकल मेथड थे, मास स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव करते थे, यानी स्ट्राइक करना जगह जगह पे है ना, वायलेंस क्रिएट करना या डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे ब्रेक करना, ये सारी एक्टिविटीज एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के द्वारा की जाती थी। तो थोड़े से ये क्या कहते हैं उग्र थे, है ना, उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादी, मॉडरेट्स यानी कि नरम दल और गरम दल, इस तरह से। तो जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उनके ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेशन चालू करती है। पहले तो इनके ऊपर रिप्रेशन चल रहा था, रिप्रेशन यानी आगे नहीं आने देना, ठीक है, अपने तौर तरीकों से इसको मेन प्लेटफॉर्म नहीं देना, या जैसे मैंने बताया ना कि अपन ने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिस्कस किया तो किस तरह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के साथ बिहेवियर कर रहे थे, यानी कि अर्ली क्या था टॉपिक, हाँ, ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द अर्ली कांग्रेस। तो उसके अंदर अर्ली कांग्रेस में तो मॉडरेट भी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के जो वे ऑफ मेथड है, पॉलिटिकल मेथड है, वो डिफरेंट है देन दी मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स के साथ तो वो कंसिलिएशन की प्रोसेस अपना रहे थे, यानी उनको अपनी बातों में लेना, उनको है ना जैसे उनको परसुएड करना अपनी बातों में, उनको बोलेंगे कि हाँ भाई हम रिफॉर्म के लिए सोचेंगे, हम आगे जाके इसके ऊपर वर्क करेंगे, इस तरह से उनको बातों में ले लिया जाता था। और मॉडरेट्स को यहाँ पे उनके ऊपर तो विन करना था उनको बातों से, ठीक है, खुश रखना था उनको, और साथ ही ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनको यहाँ पे रिप्रेस करना था। लेकिन जब 1905 और 1907 का पीरियड आता है, ऑलमोस्ट 1905 से 1900 आप 80 देख लो, ठीक है, इस पूरे पीरियड के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसका सप्रेशन चालू होता है। सप्रेशन यानी अब फोर्सफुली इनको यहाँ पे क्रश किया जा रहा था, यानी कि जो जैसे बाल गंगाधर तिलक है उनको 6 साल की यहाँ पे जेल हो जाती है इन द चार्जेस ऑफ सेडिशन, यानी राजद्रोह के अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें होने लगी, यानी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पे 1905 से 1900 जैसे ये पॉपुलर होते हैं, पहले ये पॉपुलर नहीं थे, पहले एग्जिस्ट तो कर रहे थे मॉडरेट आईएनसी के अंदर, लेकिन पॉपुलर नहीं थे, तो इनके ऊपर खाली रिप्रेशन की जो प्रोसेस है वो अपनाया जा रहा था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इनको आगे ही नहीं आने देना है, मॉडरेट्स को हमेशा सपोर्ट करते रहो, मॉडरेट्स को हमेशा कंसिलिएट करते रहो, सो दैट कि वो हमेशा लीडिंग पोजीशन पे रहेंगे और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कभी भी लीडर नहीं बनेंगे, तो उनकी आइडियोलॉजी भी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी नहीं, या उनके जो वे ऑफ मेथड है वो लोगों तक अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। तो
तो इस तरह से रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाई जा रही थी। लेकिन जब 1905 में मॉडरेट जो है पॉपुलैरिटी लॉस कर देते हैं और एक्सट्रीमिस्ट जो पूरे फोर फ्रंट पे आ जाते हैं, तब इनके ऊपर जो है सप्रेशन की पॉलिसी चालू हो जाती है, यानी कि अब फोर्सफुली इनका जो है वो सप्रेशन किया जा रहा था। तो हम देखेंगे किस तरह से सप्रेशन भी होता है एंड ऑल। तो ये सारी यहाँ पे कहानी होती है। तो 1885 से 1907 का जो पीरियड है ये टोटली आपके अगर देखें तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का पीरियड होता है, बिकॉज 1885 से आप देखो तो 1995 से भी पीरियड के पहले भी ब्रिटिश लोगों का जो एटीट्यूड है फॉर द आईएनसी वो तो इतना तो कुछ खास रहता नहीं है कि भाई इसको सपोर्ट करे, इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे। बस ये था कि इनको ये पता था कि मॉडरेट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रहते हुए एजिटेट करते हैं, तो क्यों ना इनको बस बातों में बहलाए रखा जाए। और जो एक्सट्रीमिस्ट है ऑन द अदर हैंड जो कि ट्रू नेशनलिज्म को यहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट एक्शन, वो चाह रहे थे यहाँ पे स्वराज, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट और विदाउट द ब्रिटिश सोवरेंटी, जबकि मॉडरेट्स क्या चाहते थे, ओनली रिफॉर्म्स विद द सोवरेंटी ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये चीज थी, तो इस वजह से एक्सट्रीमिस्ट उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, तो उनके खिलाफ वो रिप्रेशन अपराधी थे। लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद एक्सट्रीमिस्ट पे सप्रेशन की पॉलिसी यहाँ पे लागू कर दी जाती है और फोर्सफुली इनके मूवमेंट को डिस्पर्स करने के लिए सप्रेशन जो है एक्शन लिया जाता है, सप्रेशन का एक्शन लिया जाता है। तो 1905 से जो पहले का पीरियड होता है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट की फर्स्ट फेज होती है, ठीक है। जितना भी चीजें हमने डिस्कस की थी वो फर्स्ट फेज के अंदर आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट की। और 1905 से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो आपकी सेकंड स्टेज के अंदर एंटर कर जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से 1905 से आपके सेकंड फेज जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट की वो स्टार्ट हो जाती है, जो 1918 तक चलती है, जब तक कि गांधीयन एरा नहीं आ जाता। गांधीयन जब लीडरशिप मिलती है इंडियन नेशनल मूवमेंट को, तब इसकी थर्ड फेज स्टार्ट होती है, थर्ड फेज ऑफ आईएनएम। इस तरह से इसके फेजेस वाइज हम इसको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट फेज आपके यहाँ जो पहले हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म से लगा के इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन से लगा के 1905 तक पीरियड तक क्या क्या होता है वो इवेंट जो है सारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के फर्स्ट फेज में काउंट होता है। जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो अपने सेकंड फेज के अंदर एंटर कर जाता है और वो 1918 तक के जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। देन जब गांधी जी आ जाते हैं 1920 से, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट को गांधीयन लीडरशिप मिलती है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है अपने थर्ड फेज के अंदर वो एंटर कर जाता है। तो ये था एक ब्रीफ स्वदेशी कहाँ से चालू हुआ। मेन कारण था इसका पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों करना था? बिकॉज लॉर्ड कर्जन जो है वो यहाँ पे नेशनलिज्म, जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हो रही थी उसको ब्रेक करना चाह रहा था। और जो बंगाली नेशनलिस्ट थे, जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, ठीक है, इनकी यूनिटी को इसको ब्रेक करना था। क्या करना था? यूनिटी को ब्रेक करना था, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ब्रेक करना था। कर्जन वाज नेवर इंटेंडेड कि वो जो है बंगाली लोगों को डिवाइड करे, है ना, बंगाली जो वहां पे लोग थे उनको डिवाइड करे। उसकी मंशा कर्जन की बंगाली लोगों को डिवाइड करना कभी भी नहीं था। कर्जन की जो मंशा थी वो ये थी कि हिंदू और मुस्लिम की जो ये यूनिटी है ना, इसको यहाँ से डिवाइड करो, सो दैट कि ये जो अगर ये डिवाइड हो जाएंगे तो ये जो नेशनलिज्म की पेस है ये कहीं ना कहीं फेड अप हो जाएगी। फिर ओनली हिंदू जो है वो यहाँ पे लड़ते रहेंगे और उसको हम सप्रेस इजीली धीरे धीरे कर देंगे। फर्स्ट तो क्या करना है कि इन दोनों की यूनिटी को, जो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए, इसको यहाँ से डिवाइड करना है। तो इस वजह से इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई हुई थी। वैसे भी तो 1857 के बाद से ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया था इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी और जाके उभर के आती है जब यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल और इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हो जाती है। और जब यहाँ पे मॉडरेट्स के अंदर नॉट ओनली हिंदू वर देयर, मुस्लिम लीडर्स
जो थे वो भी थे, है ना, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी वगैरह, तो ये भी थे। तो ये हिंदू मुस्लिम की यूनिटी इन पे बहुत भारी पड़ रही थी और फर्स्ट इनको यहाँ से ब्रेक करना था, हिंदू मुस्लिम को अलग करना था, फिर एक एक करके दोनों को यहाँ पे सप्रेस करना था। मुस्लिम इतने मेजोरिटी में नहीं थे तो उनको पता था कि दे विल नॉट पोज अ ग्रेट चैलेंज टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट द हिंदू वर इन मेजोरिटी इन इंडिया, सो दे कैन बी पोज, तो हिंदू कैन बी पोज अ मेजर चैलेंज टू ब्रिटिश क्राउन और वी कैन से कि ब्रिटिश अथॉरिटी। तो इस वजह से ये यूनिटी यहाँ पे ब्रेक करनी थी। तो ये कर्जन का प्लान था कि इस यूनिटी को ब्रेक करने के लिए क्यों ना ये कर दिया जाए कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया, और इसी के साथ बंगाल के पार्टीशन के अदर रीजन भी थे, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंडिया में जब ब्रिटिश लोगों ने अपनाना शुरू की, इन्होंने ना कि हिंदू मुस्लिम को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट किया, बल्कि क्लास टू क्लास, कास्ट टू कास्ट, है ना, अपर हिंदू टू लोअर हिंदू, अपर क्लास टू लोअर क्लास, इस तरह से इन्होंने जो है हर जगह जहाँ पे इनको पॉसिबिलिटी दिखती है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाने की, इन्होंने इंडियंस को आपस में जो है वो अगेंस्ट इंडियंस लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट करना शुरू किया बाय देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ ही जो है हमको यहाँ पे ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म देखने को मिलता है इन इंडिया। तो ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म की स्टार्टिंग ही जो है वो होती है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से, ठीक है। ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म जो है स्टार्ट होता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से। अगर आपको ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म के ऊपर एक सेपरेट ही ये चाहिए, लेक्चर चाहिए, सेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे ये ऐसे तो कवर नहीं किया जाता, फिर भी मैं आपके लिए, अगर आपको चाहिए होगा कि ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म के बारे में कुछ फैक्ट्स हमें शो कीजिए, किस तरह से ग्रोथ होती है अमंग द हिंदू, अमंग द मुस्लिम्स, है ना, एंड अदर क्लास ऑफ द सोसाइटी, और किस तरह से ये आज तक भी प्रिवेल करती है, तो उसके ऊपर हम एक अलग से सेशन बना देंगे या अलग से जो लेक्चर वीडियोस है वो बना देंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म के रिगार्डिंग आपको लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 1905 में पार्टीशन होता है बंगाल का, और 1907 में एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल गैप बन जाता है, इस वजह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है दोनों ही अलग हो जाते हैं। दैट इज नोन एज सूरत स्प्लिट, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था सूरत में, वहां पे ये जो सेपरेशन है वो होता है, इस वजह से इसको सूरत स्प्लिट कहते हैं। और 1907 के बाद से मॉडरेट ने तो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहाँ पे वर्क कर रहे थे, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है मार्लिमेंटो रिफॉर्म। मार्लिमेंटो रिफॉर्म, मार्लिमेंटो रिफॉर्म कोई रिफॉर्म नहीं था, बेसिकली एक कंसेशन था फ्रॉम द गवर्नमेंट टू मॉडरेट्स, कि मॉडरेट्स को खुश कर दिया जाए थोड़ा सा, है ना, कि इन्होंने इतना हमारा सपोर्ट किया, एक्सट्रीमिस्ट लोगों का, अपने ही लोगों का साथ ना देके इन्होंने हमारा साथ दिया, तो चलो इनको थोड़ा सा कंसेशन दे देते। तो मार्लिमेंटो रिफॉर्म वाज द रिजल्ट ऑफ द कंसेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट लोगों के ऊपर सप्रेशन चालू रहा, ठीक है, बहुत अच्छे से सप्रेस किया गया इनको, जिसका मेन एग्जांपल है कि जब ये 1995 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था, तो 1906 के अंदर बैरिसाल के अंदर जो डेलीगेट्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो बैरिसाल के अंदर इकट्ठा होते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, एजिटेशन अपना शो कर रहे होते हैं, पीसफुल था दो, है ना, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थे लेकिन वो पेसिव रेजिस्टेंस को फॉलो करते थे, एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं। पेसिव रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्ट करो, नॉन कॉर्पोरेशन टाइप, हिंसा नहीं करनी है। तो यहाँ पे बैरिसाल के अंदर एक पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था पब्लिक का, तो उसके ऊपर यहाँ पे बहुत भयंकर लाठीचार्ज होता है ना, फोर्स के द्वारा, और फोर्सफुली इस जो ये मीटिंग थी या पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, इसके ऊपर फोर्सफुली लाठीचार्ज किया जाता है और उसको डिस्पर्स कर दिया जाता है। देन यहाँ पे बात होती है 1997 में सूरत स्प्लिट हो जाता है, तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से एक और चीज निकल के आती, इंडिविजुअल हीरोइज्म या इंडिविजुअल वी कैन से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जो हम आगे देखेंगे। मैं यहाँ पे बता दूं कैसे चीजें एक दूसरे से लिंक है। तो जब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को या एक्सट्रीमिस्ट लीडर को जब बहुत ज्यादा सप्रेस किया गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे तिलक को है यहाँ पे जेल में डाल दिया गया,
है ना, 6 ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट कर दिया इन द चार्ज ऑफ सेडिशन। तो यहाँ पे तिलक जैसे जो पर्सनालिटी थे वो चले गए। फिर जो विपिन चंद्र पाल थे, लाल पाल बाल में से जो विपिन चंद्र पाल थे और लाला लाजपत राय थे, है ना, उन दोनों ही एक्टिव पॉलिटिक्स से यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया, पॉलिटिक्स में अब वो रिटायरमेंट ले लिया। तो जो मेन लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के वो यहाँ पे से चले गए, तो अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर को लीड कौन करे? तो इस वजह से लोगों ने फिर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अपने हाथ में ही लेना शुरू कर दिए। तो यहाँ से इंडिविजुअल रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज है वो चालू हो गई, जिसको अपन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आप जैसे जो अलीगढ़ बॉम्ब केस है वो चीजें देखने को मिलती है ना। खुदीराम बोस जो थे 14 साल के लड़के थे, बिहार रीजन से बिलोंग करते थे, उन्होंने मिलके जो लॉर्ड हार्डिंग थे, अपने एक और साथी था, उसके साथ मिलके लॉर्ड हार्डिंग पे जो है बॉम्ब अटैक कर देते हैं। तो वो अलीगढ़ क्या अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पायरेसी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे जो ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है, द कल्ट ऑफ बॉम्ब एंड वायलेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को पैसिव रेजिस्टेंस के अंदर चल रही थी, वो अभी किस रेजिस्टेंस के अंदर आ जाती है? एक्टिव रेजिस्टेंस के अंदर आ जाती है, यानी यूज ऑफ वायलेंस, कल्ट ऑफ बॉम्ब, ये यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो रिवोल्यूशनरी जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सप्रेस करने के बाद चालू होती है, क्योंकि यहाँ पे मेन लीडर जो थे वो यहाँ से चले जाते हैं, उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, कुछ रिटायरमेंट ले लिया, तो गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को ज्यादा मानते थे वो लोग अपने इंडिविजुअल एक्टिविटी के अंदर या इंडिविजुअल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर अब यहाँ पे पार्टिसिपेट करने लगते हैं, जिसके अंदर आपको मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस है, अलीपुर बॉम्ब केस है, और अलीपुर बॉम्ब केस के अंदर ये जो है तिलक को यहाँ पे 6 साल की सजा मिलती है, बिकॉज इन्होंने जो यहाँ पे ये जो रिवोल्यूशनरी थे उनको सपोर्ट किया था अपने एक आर्टिकल के अंदर, मतलब जो इनके केसरी और मराठा नामक दो जो पत्रिकाएं तिलक के द्वारा चलाई गई थी, मैगजीन, उनके अंदर इन जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट कर दिया था। इस वजह से उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा के तिलक को 6 साल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल भेज दिया था। ठीक है, तो ये अलीपुर बॉम्ब केस है जो कि रिलेटेड है विद द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। हम वापस इसको एक देंगे, टच वापस देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटी है या रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है वो किस तरह से एमर्ज होता है। तो यहाँ पे देखो, हिस्ट्री के अंदर एक चीज है, कुछ होगा, कोई इवेंट होगा, उसका रिएक्शन आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया, इसका रिएक्शन क्या है? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सप्रेस किया गया, तो इसका रिजल्ट क्या आया? इंडिविजुअल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आया। तो इस तरह से हर एक इवेंट होगा, आपको वो इवेंट जानना है, उसका कॉज आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या रिएक्शन जो है वो पॉसिबली हो सकता था। अपने खुद को उस जगह पे रख के सोच लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या रिएक्शन होने वाला है। तो ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पहला थोड़ा सा पार्टीशन ऑफ बंगाल समझा देती हूँ, जिसके लिए मुझे फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस चाहिए। तो हम लेते हैं कि किस तरह से बंगाल पहले था। तो आपको पता ही है बंगाल जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था, लेटर उसको बंगाल प्रोविंस के नाम से जाने लगा। सबसे पहले यहाँ पे फोर्ट विलियम जो थी वो कंपनी स्टार्ट की गई, फैक्ट्री स्टार्ट की गई, और बंगाल जो है एक कमर्शियल हब बन जाता है फॉर द ब्रिटिशर्स। तो बंगाल जो प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम है उसको बाद में बंगाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, जो कि लार्जेस्ट थी फ्रॉम द ऑल 3 प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट इज बॉम्बे एंड मद्रास से भी लार्जर थी बंगाल प्रोविंस। बंगाल प्रोविंस के अंदर नॉट ओनली बंगाल रीजन आता था, इसमें बिहार एंड उड़ीसा भी शामिल था। हमने यहाँ पे देखा था जब 1765 के अंदर बक्सर का युद्ध होता है, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? ब्रिटिशर लोगों की फाइनल जीत हो जाती है, और यहीं से आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो रेवेन्यू राइट्स है वो कंपनी को मिल जाते हैं, जो शाह आलम सेकंड के द्वारा उनको ग्रांट किए जाते हैं। देन आता है 1793, यहाँ पे रिवेन्यू राइट मिलते हैं, यानी जमींदारी राइट्स, रिवेन्यू कलेक्शन करने का राइट।
लेकिन जुडिशियल राइट अभी भी नहीं थे। लेकिन 1793 के अंदर जुडिशियल पावर भी बंगाल प्रोविंस के रिलेटेड जो जुडिशियल राइट्स थे वो भी यहाँ पे कंपनी को मिल जाते हैं। तो अब फाइनल जो अथॉरिटी होती है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की होती है, लेकिन अभी भी जो सुजरेनिटी है वो यहाँ पे एम्परर जो था शाह आलम उसकी बनी रहती है टिल 1835। 1835 तक जो है जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता है ऑन द नेम ऑफ एम्परर। ठीक है, एम्परर के नाम से चलती है, यानी एम्परर की सुजरेनिटी यहाँ पे होती है। एक्चुअल जो कंट्रोल था वो तो किन के पास था, कंपनी के पास था, लेकिन जो सुजरेनिटी है जिसके नेम पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो एम्परर के नाम से चलता था। लेकिन 1835 के अंदर ये चीज भी यहाँ से खत्म हो जाती है। फिर आता है 1836 का टाइम पीरियड, जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जो बंगाल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का रीजन कंप्लीट इसमें आता था। तो बंगाल प्रोविंस में से एक आगरा प्रेसिडेंसी और क्रिएट की गई है ना, छोटी प्रेसिडेंसी जो और क्रिएट की गई, और बंगाल से आगरा प्रेसिडेंसी यहाँ पे क्रिएट की गई। तो बंगाल को इस तरह से थोड़ा सा और इसके एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली हो सके उसको छोटा करने की कोशिश की गई। और यहाँ पे बंगाल के अंदर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा दिया गया, और इस आगरा प्रेसिडेंसी के अंदर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा दिया गया। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी अभी भी किसका पार्ट है, बंगाल प्रोविंस का पास है। लेकिन लेटर इन 1887 के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रोविंस से कट कर दिया गया, यानी यहाँ से हटाकर इसको अवध प्रोविंस के अंदर मिला दिया गया। ठीक है, यहाँ पे इसको मिला दिया गया। और जैसे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में बंगाल को रखा गया, आगरा प्रेसिडेंसी को भी और बंगाल प्रोविंस को भी, तब से यहाँ से गवर्नर के जो पद था उसको अबॉलिश कर दिया। गवर्नरशिप जो है यहाँ से अबॉलिश्ड हो चुकी थी। गवर्नरशिप वापस रिस्टोर जो होती है वो 1912 में होती है। 1911 में आपके शिफ्ट हो जाती है कलकत्ता, राजधानी कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, एंड 1912 में वापस बंगाल के अंदर गवर्नर को जो है वो गवर्नर पद को रिस्टोर किया जाता है। तो ये 1887 के अंदर जो है ये आपका जो गवर्नर का पद था बंगाल के अंदर वो अबॉलिश कर दिया जाता है। लेकिन अदर प्रेसिडेंसी जैसे बॉम्बे में और मद्रास में तो आपको देखने को मिलते हैं, वहां पे तो गवर्नर होते हैं, ठीक है, विद देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पे भी गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेकिन बंगाल के साथ ऐसा केस नहीं था। बंगाल के साथ, बंगाल प्रोविंस के साथ क्या था, ओनली लेफ्टिनेंट गवर्नर था विद नो एडेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उसके पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी नहीं थी। और साथ ही बंगाल प्रोविंस इतना बड़ा था कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो एक समस्या तो ये भी थी कि बंगाल प्रोविंस बहुत लार्ज होने की वजह से इफेक्टिवली या एफिकेसी से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला नहीं जा रहा था, वो भी ओनली लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और साथ उसके साथ उसको असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी नहीं है। जबकि बॉम्बे और मद्रास जो कंपैरेटिवली लेस पॉपुलेटेड है और साइज में छोटे हैं, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए इतनी इफेक्टिव मेथड जो इफेक्टिवनेस है वो भी नहीं लगानी पड़ती है, बिकॉज इसका एडमिनिस्ट्रेशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था जितना कि बंगाल का था। क्योंकि बंगाल के अंदर तो खुद कैपिटल रिजाइड करती है, कैपिटल सिटी है कलकत्ता। तो इस वजह से यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन नेचर था, और जबकि उसको संभाल रहा है खाली लेफ्टिनेंट गवर्नर विद नो एडेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इस वजह से लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि क्यों ना बंगाल का जो है वो पार्टीशन कर दिया जाए। ठीक है, आपको ये कहानी तो समझ में आ गई, डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। और यहाँ पे बंगाल जो है वो आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट का हॉटबेड भी बना हुआ था। तो दो रीजन थे, एक तो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से इसको बांटना जरूरी हो गया था, बिकॉज बहुत लार्ज था, इस वजह से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए डिफिकल्टी फेस हो रही थी। सेकेंड, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो है वो हॉटबेड था। तो दो कारण रहते हैं बंगाल के पार्टीशन के। तो अगर आपको पूछे कि बंगाल व्हाट इज द कॉज ऑफ, मेन कॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो वी कैन से कि एक तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का हॉटबेड था, जिसको यहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो ये पेस एक्सेलरेट हो रही थी वो यहाँ बंगाल से हो रही थी, उसको स्लो डाउन करने के लिए, और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट दे उसको, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी के कारण इसका पार्टीशन होना इनएविटेबल हो गया था। तो यहाँ पे जो
बंगाल के अंदर आपको मेजर ओपोनेंट्स देखने को मिल रहे थे वो हिंदू जो डोमिनेट कम्युनिटी है उनसे देखने को मिल रहे थे, साथ ही उनका मुस्लिम भी साथ दे रहे थे। तो एक तो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी को यहाँ पे ब्रेक करना था, सो दैट कि इन दोनों के अंदर ब्रेक हो जाएगा तो ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, हमें इनको सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ब्रिटिश लोगों का या कर्जन का सोचना था। तो इस वजह से बंगाल का पार्टीशन जो है वो प्रपोज किया गया। तो जो बंगाल के पार्टीशन की फॉर्मल डिक्लेरेशन है वो होती है 7 अगस्त को ऑफ 1905। ये फॉर्मल डिक्लेरेशन होती है और पार्टीशन जो है वो इफेक्ट के अंदर आता है ऑन 16 अक्टूबर इन 1905। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मल डिक्लेरेशन है कि हाँ भाई बंगाल को बांटा जाएगा और पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर। ठीक है, इफेक्ट में यहाँ से आता है। तो ये डेट आप याद रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो 7 अगस्त को कर्जन ने यहाँ पे इसको बांटने का सोचा। इस समय आपके अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखे तो कौन थे? हैमिल्टन थे। पहले भी नाम आया हुआ है हैमिल्टन का, अर्ली ब्रिटिश एटीट्यूड फॉर द अर्ली कांग्रेस के लिए उसके अंदर आया था। हैमिल्टन के स्टेटमेंट को हमने देखा था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो थे आपके हैमिल्टन। कर्जन जो थे वो थे आपके वाइसरॉय, और जो रिजले थे वो थे आपके होम सेक्रेटरी। तो ये पर्सनालिटी आप ध्यान रखना कि उस समय जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो पूछा जा सकता है वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, तो हैमिल्टन थे। होम सेक्रेटरी कौन थे, तो रिजले। लेकिन ये दो तो मेन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय, है ना। बंगाल का फॉर्मल पार्टीशन के लिए फॉर्मल डिक्लेरेशन कब होती है? 7 अगस्त ऑफ 1905 एंड इफेक्ट में कब आता है? 16 अक्टूबर 1905। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन, ये और ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन सकते हैं। मेन कॉज वही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से कि इसको बांटा जाना जरूरी है, बिकॉज लार्ज था, कॉम्प्लेक्स हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना, इस वजह से। सेकेंड, यहाँ पे आपको कर्जन के मंसूबे देखने को मिलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की ये यूनिटी है, इसको डिसयूनिटी में कन्वर्ट करना है। इस वजह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही एग्जाम जो रिजल्ट है वो है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो अगर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी देखें तो वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो यहाँ से ये हिंदू मुस्लिम अगर अलग हो जाएंगे तो ये खुद ही एक दूसरे को काउंटर करना शुरू कर देंगे, हमें इनको सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से यहाँ से ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हुए बंगाल के पार्टीशन को प्रपोज किया गया बाय लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो इस जो कलकत्ता सिटी है, जो हॉटबेड बना हुआ था ऑफ द नेशनलिस्ट एक्टिविटी, इन नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को यहाँ से डिस्पर्स करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे या क्रश करना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने सोचा कि बंगाल को क्यों ना बांट दिया जाए, सो दैट कि ये नेशनलिस्ट बढ़ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम लाइन पे बांट दो इनको, ताकि ये आपस में एक दूसरे को काउंटर करते रहेंगे और ये नेशनलिज्म की जो ग्रोथ है यहीं पे जो है काउंटर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बंगाल था, तो जो बंगाल यहाँ पे है आपके, जिसकी पॉपुलेशन है टोटल 54 मिलियन। 54 मिलियन के अंदर आप देखो तो 18 मिलियन तो थे बंगाली और 36 मिलियन जो थे वो थे बिहारी एंड उड़ीसा, बिहारी एंड उड़िया। ये पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन था। तो बंगाल को इन्होंने किस तरह से डिवाइड किया कि ये बंगाल प्रोविंस था, इसको डिवाइड किया वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल था हिंदू मेजॉरिटी वाला था, ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर वही जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन है इनको शामिल किया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसमें से बंगाली आपके यहाँ पे 18 मिलियन हो जाते हैं और अदर 36 मिलियन जो है वो बिहारी और उड़ीसा हो जाते हैं। तो यहाँ पे बंगाली जो है वो प्रोपोर्शनेटली कम है यहाँ पे। ठीक है, तो
अगर लिंग्विस्टिकली बोले कि भाषा के आधार पे बोले तो यहाँ पे बंगाली जो है वो माइनॉरिटी के अंदर, बंगाली जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में हो जाते हैं इन वेस्टर्न बंगाल। ईस्ट बंगाल के अंदर क्या सिनेरियो रहता है? ईस्ट बंगाल के अंदर एक बंगाल का रीजन प्लस असम और जो सिलहट वाला एरिया था, सिलहट वाले एरिया को भी यहाँ पे इंक्लूड कर किया जाता है, जो मेजरली बंगाली स्पीकिंग रीजन था। असम सिलहट को मिला के यहाँ पे ईस्ट बंगाल जो है और प्लस जो बंगाल है ईस्टर्न बंगाल, ठीक है, इसको क्रिएट किया जाता है। तो ईस्ट बंगाल के अंदर असम को ले लिया जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर बिहार और उड़ीसा को ले लिया जाता है। असम के अंदर भी बंगाली स्पीकिंग है, यहाँ पे तो सभी बंगाली स्पीकिंग है ईस्टर्न पार्ट में, तो ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में कोई अलग से लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है, सब बंगाली बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखे तो मेजोरिटी किनकी है यहाँ पे? मुस्लिम लोगों की। तो यहाँ पे जो बंगाली जो थे, या जो वी कैन से कि जो हिंदू बंगाली थे, बंगाली तो दोनों ही है, मुस्लिम और, तो जो यहाँ पे हिंदू बंगाली है वो रिलीजियसली माइनॉरिटी में आ जाते, रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर आ जाते, बिकॉज मेजोरिटी जो थे यहाँ पे मुस्लिम थे, तो यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिएट हो जाती है फॉर द हिंदू बंगाली। तो बंगाली ईस्टर्न पार्ट में भी माइनॉरिटी में आ जाता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एंड ईस्टर्न बंगाल के अंदर अगर आप देखो तो वो रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसीलिए ये चीज क्रिएट की गई सो दैट के जो बंगाली नेशनलिस्ट थे उनको यहाँ पे डिमोटिवेट किया जा सके। और ये जो ईस्टर्न पार्ट है बंगाल का, ये थोड़ा सा बैकवर्ड रहा है हमेशा से, है ना, ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल, है ना, एजुकेशन वगैरह, इन चीजों से थोड़ा सा अलग रहा है बिकॉज बहुत लार्जर एरिया था बंगाल का। तो जो मेन सेंटर जो भी डेवलपमेंट या जो भी एक्टिविटीज या जो भी चीजें होती थी वो कलकत्ता के अराउंड ही होती थी, कलकत्ता सिटी के अराउंड ही होती थी। तो जो वेस्टर्न बंगाल है वो थोड़ा सा, वेस्ट बंगाल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डेवलप होता है, और जो यहाँ पे बंगालीज रहते थे वो दे वर द फर्स्ट टू अडॉप्ट द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को मॉडर्न किया, और इवन द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, वहाँ के लोगों से सबसे पहले जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एंड कल्चर जो है वो किन्होंने अडॉप्ट किया यहाँ पे? बंगालियों ने। और बंगाली जो थे वो इसलिए इस वजह से हमेशा एडवांस में रहे हुए। तो बंगाल जो है इस वजह से ही नेशनलिज्म का जो है हॉटबेड जो है या ग्रोथ सेंटर है वो एमर्ज होता है, बिकॉज सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन या सबसे पहले मॉडर्न एजुकेशन का प्रचलन वगैरह सब कहाँ पे होता है? बंगाल में, यानी कलकत्ता सेंटर के आसपास। तो वेस्ट बंगाल वॉज क्वाइट डेवलप्ड देन द ईस्ट बंगाल, एंड ईस्ट बंगाल के अंदर जो मुस्लिम थे वो ऑलरेडी, जब ईस्ट बंगाल का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उन मुस्लिम कम्युनिटीज का किस तरह से डेवलपमेंट होगा? तो दे वर इन बैकवर्ड इन कंडीशन। तो बंगाली नेशनलिस्ट लोगों को यहाँ पे डिमोटिवेट करने के लिए इस तरह से बंटवारा किया गया सो दैट कि वो दोनों ही रीजन के अंदर माइनॉरिटी के अंदर आ जाए, और जिससे कि वो डिमोटिवेट हो जाए, फिर नेशनलिज्म की जो पेस है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाए। तो ये अक्यूज भी किया गया लॉर्ड कर्जन को कि लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगालियों को यहाँ पे डिवाइड करना चाहता है, बट इन ट्रू सेंस ही नेवर इंटेंडेड टू डिवाइड Bengalis. He just wanted to divide Hindu Muslim unity, and he wanted to divide Bengal because it was administratively very complicated to run. तो यहाँ पे हिंदू जो बंगाली थे उन्होंने तो, और इवन जो मुस्लिम मॉडरेट्स थे उन्होंने भी इस चीज को अपोज किया, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी 1905 को अपोज किया, और आईएनसी ने इसके अगेंस्ट रिजोल्यूशन भी पास किया, जिसके कारण यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट और बाइकआउट मूवमेंट जो है वो चलाए गए देश भर में, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। बट जो ईस्टर्न साइड के मुस्लिम थे ना, उन्होंने इस पार्टीशन को जो है वो सपोर्ट किया। अब आप कहोगे कि उन्होंने सपोर्ट क्यों किया, क्या उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना नहीं आई थी? तो वहां पे सच बताओ तो दे वर वेरी बैकवर्ड इन एजुकेशन स्टेटस, ठीक है। डेवलपमेंट तो
है ही है, और एजुकेशन के अंदर भी वो लोग यहाँ पे बैकवर्ड थे। तो उनको यहाँ पे प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया कि अगर आपको यहाँ पे अलग से ही ईस्टर्न पार्ट आपका अलग से क्रिएट किया जाए, सो जिसके अंदर आप मेजोरिटी के अंदर होंगे, यानी मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी के अंदर होगा, तो जो मुस्लिम अब तक जो प्रिविलेज और एंजॉय नहीं कर पाए थे वो एंजॉय कर पाएंगे, बिकॉज जो मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल है उसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट करेगी, ये प्रलोभन उनको दिया गया। तो जो ढाका का नवाब था सलीमुल्ला, उसने फिर सलीमुल्ला ढाका का नवाब था। ढाका यहाँ पे फिर आ गया ईस्ट बंगाल, सॉरी जो भी बांग्लादेश है ईस्टर्न बंगाल, इसके अंदर आ गया ढाका एज अ कैपिटल, है ना। तो इन्होंने इस तरह से किया था कि ईस्ट बंगाल की तो कैपिटल होगी ढाका, और वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल होगी वो कलकत्ता। कलकत्ता तो वैसे भी तो कैपिटल ही थी, लेकिन वेस्ट बंगाल की जो है वो कलकत्ता कैपिटल हो जाएगी, ईस्ट बंगाल की ढाका एज अ कैपिटल सिटी डेवलप करेंगे। तो कैपिटल अगर आपकी यहाँ खुद की कैपिटल होगी तो आपका डेवलपमेंट भी होगा। तो ये डेवलपमेंट का लालच देके, और जो यहाँ पे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके अंदर इनका रिप्रेजेंटेशन देने को भी इनको यहाँ पे प्रलोभन दिया गया कि आपको फिर यहाँ पे जब आप थोड़े से मतलब इस बैकवर्डनेस से निकलोगे, आपके प्रोविंस का यहाँ पर डेवलप होगा, तो फिर आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी मिलेगी, प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर आपकी सीटें बढ़ाई जाएगी, इंपीरियल काउंसिल के अंदर भी आपकी सीटें जो है, इंपीरियल यानी सेंट्रल लेवल की, जिस तरह से अभी लोकसभा और संसद है ना उस तरह से, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हम देंगे। तो ये लालच सब दे करके मुस्लिम लोगों को अपने फेवर में कर लिया इन लोगों ने ब्रिटिश ने, और इस पार्टीशन को यहाँ पे उनसे सपोर्ट करवा दिया। तो ये यहीं से कम्युनलिज्म की ग्रोथ देखने को मिल रही है। हिंदू मुस्लिम जो है आपस में अब डिवाइड हो रहे हैं, बिकॉज दोनों को यहाँ पे लालच दिया जा रहा है, मुस्लिम लोगों को लालच दिया जा रहा है इस तरह का, और हिंदू जो है वो यहाँ पे वापस अगेंस्ट लड़ रहे हैं कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। अगर बंगाल का पार्टीशन हो जाता है तो नेशनलिज्म की जो ये सेंटिमेंट्स है इसको सेटबैक मिलेगा। और इवन हिंदू भी यहाँ पे थोड़े से जो हिंदू बंगाली जो थे वो थोड़े से एप्रीहेंशन की स्टेट में आ गए कि अगर हम यहाँ पे दोनों ही रीजन में माइनॉरिटी होंगे तो हो सकता है कि हमारे भी इंटरेस्ट जो है वो हिट हो। तो कहीं ना कहीं दोनों के ही इंटरेस्ट यहाँ पे हिट हो रहे थे, इस वजह से दोनों पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो इस तरह से होता है, ठीक है। और इसी के साथ कम्युनलिज्म की ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है इंडिया में। जो यहाँ पे मुस्लिम हिंदू यूनिटी देखने को मिल रही थी अब तक, वो 1905 में आपको क्लियर थोड़ी सी देखने को मिल रही है, गैप दोनों में होता हुआ है ना, डिसयूनिटी क्रिएट हो रही है हम बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इवन इस चीज का सपोर्ट करने वाले सर सैयद अहमद भी थे। सैयद अहमद जो कि बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट माने जाते हैं, उस समय के सबसे लिबरल पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पे बात करते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि जब हम सेम सॉइल पे रहते हैं, सेम कंट्री का सेम अनाज जो है ग्रेन वगैरह यूज कर रहे हैं, सेम हवा है, सेम पानी है, सब कुछ फिर है, तो हम अलग कैसे हो सकते हैं। इस तरह की बातें करने वाले सर सैयद अहमद भी जो है, जिनको कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा किया था ना, हमने देखा था अर्ली ब्रिटिश एटीट्यूड टू अर्ली कांग्रेस, तो उसमें देखा था सर सैयद अहमद को यहाँ पे कांग्रेस के अगेंस्ट जो है वो खड़ा किया गया था। तो यहाँ पे सर सैयद अहमद भी जो है वो कहीं ना कहीं अब ये रियलाइज करने लगे कि जो मुस्लिम जो थे वो माइनॉरिटी के अंदर थे, और इस बिकॉज ऑफ हिंदू मेजोरिटी हो सकता है इन फ्यूचर जो है, अब बिकॉज पॉलिटिकल ग्रोथ हो रही है इंडिया के अंदर, पहले जो है मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, अब अगर धीरे धीरे ये मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है स्टार्ट हुई है, तो उसके अंदर हो सकता है कि फ्यूचर में मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में रह जाएंगे और उनके इंटरेस्ट जो है वो सबड्यूड किए जाएंगे बाय द हिंदू मेजोरिटी। इस वजह से सर सैयद अहमद भी जो है अब ये पार्टीशन का यहाँ पे सपोर्ट करने लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये गैप होना शुरू हो जाता है हिंदू और मुस्लिम में। तो 1905 में बंगाल के पार्टीशन के साथ साथ ही 1906 में ये ढाका का सलीमुल्ला जो थे, नवाब सलीमुल्ला, उन्होंने मुस्लिम लीग की फाउंडेशन कर दी, मुस्लिम लीग।
तो मुस्लिम लीग जो थी वो कब बनी यहाँ पे 1906 में। किस तरह से बनी ये आपको समझ में आ गया कि ब्रिटिश लोगों ने उनको किस तरह से लालच दिया। और टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी सलीमुल्लाह क्रिएटेड एक द काउंटर पार्ट ऑफ वी कैन से INC मुस्लिम लीग, है ना, जो कि ओनली मुस्लिम लोगों के या मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, जिसके बाद में जो लीडर रहते हैं, प्रोमिनेंट लीडर रहते हैं, वो आपके जिन्ना रहते हैं। और जिन्ना की लीडरशिप में यहाँ पे 1947 में पार्टीशन होता है, जिसका रिजल्ट निकलता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वॉज द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनलिज्म यहाँ पे, है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल एज वेल एंड कम्युनलिज्म का जो वी कैन से ना, कम्युनलिज्म की जिनित या वी कैन के एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वो आपके पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है। इस तरह से बंगाली यहाँ पे माइनॉरिटी में आ गए, समझ में आ गया। ईस्टर्न बंगाल में रिलीजियस माइनॉरिटी में आ गए और इस तरफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आ गए। मुस्लिम लोगों को किस तरह से फेवर कर दिया गया, और जैसे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ 1906 के अंदर, याद रखना आप, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन इसी वजह से हुआ था। तो 1906 में आपके मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता है टू सेफगार्ड द मुस्लिम इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। द पार्टीशन ऑफ बंगाल रीड आउट कर देती हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो एक्सप्लेन कर देंगे। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1985 विच वाज द क्लेमेट्रिक of Curzon's administration and the most crucial example of his contempt for education public opinion। ठीक है, वही यहाँ पे जो बंगाली नेशनलिस्ट थे उनको यहाँ पे डिमोरलाइज करना था, या फिर वी कैन से कि जो पब्लिक ओपिनियन उस समय थी उसको यहाँ पे कंटेम्प्ट करना या उसकी निंदा करने के समान यहाँ पे ये कर्जन का अटेम्प्ट था टू पार्टेड द बंगाल इन टू पार्ट। तो यहाँ पे ऑफिशियली ट्रीटेड एज ऑफिशियली इसको किस तरह से ट्रीटेड किया गया, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज इट वाज अ वास्ट टेरिटरी इन चार्ज ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो था उसको यहाँ पे लेफ्टिनेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो एड होती है या जो असिस्टेंस होती है वो यहाँ पे नहीं मिल रही थी। तो ओनली लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इतने बड़े लार्ज वास्ट टेरिटरी को संभाल रहा था, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, इस वजह से तो ऑफिशियली इसको इस तरह से ट्रीट किया गया। लेकिन हम जानते हैं कि इसके पीछे मोटिव्स कर्जन का कुछ और था। ही वांट कि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसको डिवाइड किया जाए, है ना, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पे अपनाई गई। So this partition of Bengal become a political issue, big political issue we can say, and start the force of nationalism। और इसने नेशनलिज्म की जो फोर्स है उसको और ज्यादा एग्रीवेट कर दिया। देन हम आते हैं बंगाल was too large for one man, that is lieutenant governor, and unaided by an executive council। ठीक है, जबकि मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर जो थे वो स्मॉल इन साइज थे और लेस पॉपुलेटेड थे, फिर भी वहां पे गवर्नर था और उसको ऐड करने के लिए, यहाँ पे असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जबकि बंगाल में ऐसा नहीं था। इस वजह से बंगाल को डिवाइड करना इनएविटेबल हो गया था। तो ये ऑफिशियली इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के रूप में ट्रीट किया गया, ले पॉलिटिकल पर्पस, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल पर्पस था। ठीक है, Curzon wanted to split up thereby to weaken a solid body of opponent to British rule। जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो नेशनलिस्ट खड़े हो रहे थे उनको स्प्लिट अप करना था और उनको वीक करना था, ये उसका पॉलिटिकल पर्पस था। जबकि इसको क्या बताया गया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बताया गया है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली रन करने के लिए बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं। तो किसी ना किसी चीज से तो कवर अप करना था, हम डायरेक्टली कह दे कि नहीं हम ये मेरा पॉलिटिकल पर्पज है, हम आपको स्प्लिट अप करना चाहते तो और ज्यादा ये चीजें एग्रीवेट हो जाती थी, तो लोगों को थोड़ा सा कन्विंस भी करना था इनको, है ना, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे इस तरह के जो एक्सप्लेनेशन है वो दी। कलकत्ता वही सेंटर ऑफ द एक्टिविटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। तो ये जो क्लीवेज है या ये जो दरार है, ये हिंदूज जो है इस चीज को
हाँ, तो ये जो दरार है वो हिंदू मुस्लिम के अंदर आ जाएगी, और इससे जो हिंदू है, जो सीरियस ओपोनेंट है टू द ब्रिटिश रूल, उनको क्या कर दिया जाएगा, स्प्लिट अप कर दिया जाएगा, वीकन कर दिया जाएगा, और जो मुस्लिम है उनको जीता जाएगा ऑन द ऑफर ऑफ प्रिपोंट्रेटिंग वॉइस इन ईस्टर्न बंगाल, के भाई आपका जो फुल्ली नेतृत्व है वो ईस्ट बंगाल को क्रिएट करके आपका जो आपकी वॉइस है उसको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे मुस्लिम जो है दे सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। असम जो था यहाँ पे 1874 में इसके साथ अकॉर्ड किया गया था, जो बर्मा का वॉर वगैरह हुआ था उस समय, कि असम जो है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट अलग से रखा जाएगा। लेकिन जब ये ईस्टर्न बंगाल का पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उसमें असम को भी यहाँ पे मिक्स कर दिया गया। तो यहाँ पे असमीज जो थे वो भी थोड़े से भड़क गए थे कि हमको आप बंगालियों के साथ यहाँ पे मिक्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे वर स्पीकिंग यहाँ पे असमीज ज्यादा थोड़े लोग जो थे वहाँ पे असमी लैंग्वेज, और थोड़े से कम रिलेटेबल करते थे खुद को इन मुस्लिम से। तो इस वजह से यहाँ पे ये भी थोड़े माइनॉरिटी में जैसे शो होने लगे, तो इस वजह से असम के लोगों ने भी यहाँ पे इसका विरोध किया था। तो जैसे कि ये क्लीवेज आ जाएगी हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में, तो यहाँ पे हिंदू वेस्ट जो है वो नीटली बैलेंस हो जाएगा बाय द मुस्लिम ईस्ट। मैंने बता दिया ना, जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम की ये डिसयूनिटी क्रिएट हो जाएगी, तो ये खुद हिंदू और मुस्लिम जो है एक दूसरे को काउंटर करने लग जाएंगे। तो हिंदू का यहाँ पे आपको ग्रुप देखने को मिलता है आईएनसी, दो आईएनसी के अंदर अदर मुस्लिम्स भी थे एज अ लीडर, मॉडरेट लीडर्स, बट जो मेजोरिटी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके देखे थे, पॉपुलेशन की कंट्रीब्यूशन देखी थी इन दी आईएनसी लीडरशिप, तो आपको देखने को मिलते हैं मेजॉरिटी वर्स हिंदू, ओनली 7% वर्स मुस्लिम। तो ऐसे अगर कहे तो ये हिंदुओं का ही, हिंदू डोमिनेटेड ही ग्रुप था आईएनसी। तो इसके अगेंस्ट काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या क्रिएट कर दी गई, मुस्लिम लीग, और ब्रिटिश लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन को। तो मुस्लिम लीग वॉज अ एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग कि हिंदू वेस्ट विल नीटली बैलेंस बाय द मुस्लिम ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीशन हो गया एंड फिर स्वदेशी मूवमेंट जो है वो चलाए जाने लगे, है ना। तो पार्टीशन स्पार्क्ड ऑफ अ प्रोटेस्ट मूवमेंट, बट इट ब्रोक डाउन इनटू अ स्ट्रगल फॉर स्वराज, ब्रॉडन इनटू अ स्ट्रगल फॉर स्वराज। कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये एक प्रोटेस्ट मूवमेंट था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बट लेटर जो है ये पॉलिटिक पर्पज जो था या पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो चेंज होके किस में बदल जाता है, स्वराज के अंदर बदल जाता है, जब एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप यहाँ पे सामने आती है। मैंने बताया कि किस तरह से मॉडरेट जो है 1905 के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी लॉस कर देते हैं। जब बंगाल का पार्टीशन हो जाता है तो पब्लिक स्टार्टेड फॉलो द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को यहाँ पे, लीडर्स को यहाँ पे सपोर्ट करना शुरू करती है। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर का यहीं पे वही कि हमें जो चाहिए वो सेल्फ रूल चाहिए। तो 1905 से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो हम फेज देखते हैं वो सेकंड फेज होती है, और उसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट जो है वो लीड करते हैं, है ना, इस मूवमेंट को। तो इस मूवमेंट को लीड करने की वजह से यहाँ पे जो स्वराज है वो मेन गोल हो जाता है, और स्वदेशी मूवमेंट और ये सारे जो है वो सबड्यूड हो जाते हैं ऑन ऑन दिस मैटर, दैट स्वराज द अल्टीमेट गोल, है ना। लेकिन स्टार्ट हुआ यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट। तो strong sense of unity among the Bengali, fostered by their regional independence, cultural development of the 19th century, and a spread of Western education and Hindu revivalist mood gave birth to the वेमेंट रेजिस्टेंस। तो स्वदेशी मूवमेंट का कारण क्या रहता है, यहाँ पे वही अपनी जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करना, कल्चरल डेवलपमेंट जो थे बंगाली लोगों के, है ना, स्ट्रॉन्ग थे इतना ज्यादा कि वो अपने मदरलैंड से बहुत ज्यादा यहाँ पे लगाव रखते थे। वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे बंगाली में सबसे, मैंने पहले कहा कि सबसे पहले जो बंगाली थे उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया और अपने आप को वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग जो है ढालना शुरू किया था। दे वर मोर एडवांस इन पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स से। तो ये चीजें जो थी इन्होंने यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट जैसे प्रोटेस्ट मूवमेंट को यहाँ पे जन्म दिया, है ना, एक रेजिस्टेंस के रूप में। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक्शन जो है वो अर्ज किया गया बाय द नेशनलिस्ट, दैट इज द बॉयकॉट कम स्वदेशी मूवमेंट। तो बॉयकॉट कम स्वदेशी का मतलब वही मैंने कि जो फॉरेन गुड्स है उसको यहाँ पे यूज करने से
मनाही है या उनकी जो है उनको आप जलाए, फॉरेन गुड्स का यूज करना बंद करें और स्वदेशी जो प्रोडक्ट है यानी जो इंडिजीनियसली बिल्ट प्रोडक्ट है उनका यूज करना शुरू करें। तो बॉयकॉट कम स्वदेशी मूवमेंट का मेन पर्पस ये था कि बॉयकॉट के जरिए यानी फॉरेन गुड्स के यूज पे बैन करने के जरिए हम क्या करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, इकोनॉमिक प्रेशर। तो ये पहले इकोनॉमिक प्रेशर किस पे जनरेट होगा, मैनचेस्टर और लंकाशायर पे, जहां से ये कपड़ा बन के आते थे, सारे जो फॉरेन गुड्स है वो बन के आते थे। मैनचेस्टर वॉज अ जैसे बॉम्बे वगैरह जो ट्रेड सेंटर थे, वैसे ही वहां पे लंदन में मैनचेस्टर और लंकाशायर हुआ करते थे। तो लंकाशायर से जो कपड़ा और मैनचेस्टर से जो फॉरेन गुड्स बन के आते थे उनका अगर बैन यूज जो है वो बैन कर देंगे तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक pressure create होगा on this merchant and finally this merchant will create pressure on British government in India। ठीक है, तो इस तरह से ये इकोनॉमिक प्रेशर जनरेट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रेशराइज करना चाहते थे। तो यहाँ पे स्वदेशी जो है वो इंटेंट थी या उसका मेन उद्देश्य क्या था यहाँ पे, टू प्रमोट इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। जैसे पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डिक्लाइनेशन हुआ तो वो अब यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट के कारण रिवाइव करना शुरू किया। तो जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी, नेटिव इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने वापस रिवाइवल करना शुरू किया अंडर द स्वदेशी मूवमेंट एंड देयर वाई टू स्टिमुलेट द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी है इसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना शुरू हुई। वेरियस स्मॉल इंडस्ट्रीज जैसे सोप इंडस्ट्रीज है ना, और जो ये कहते हैं घरेलू जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज होते हैं उनकी शॉप्स वगैरह ओपन होने लगी है ना। जो स्वदेशी चीजें थी जो यहाँ देश में ही बनती थी उन चीजों की यहाँ पे शॉप्स ओपन हुई, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, जिससे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो इंडिया की होने लगी। ठीक है, कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो स्टिमुलेट हुई बिकॉज ऑफ दिस स्वदेशी मूवमेंट। और बॉयकॉट मूवमेंट ने यहाँ पे अलोंग विद दिस स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट ने जो है वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर एंड वर्कर्स पे प्रेशर जनरेट करना शुरू किया, इकोनॉमिक प्रेशर जनरेट करना शुरू किया। जो इकोनॉमिक प्रेशर है डायरेक्टली किसको प्रेशराइज कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है, जिससे कि यहाँ पे इनके रेवेन्यू वगैरह में जो है कमी आने लगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे हार्श होने लगी। तो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट का मेन क्या है, उद्देश्य यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सेल्फ हेल्प है ना, सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इंडिपेंडेंस, ये स्वदेशी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव्स है ना। तो सेल्फ हेल्प कैसे करनी है, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करके खुद के प्रोडक्ट जो है यूज करने वाले जो प्रोडक्ट जो अब तक हम ब्रिटिश लोगों के फॉरेन गुड्स यूज कर रहे थे डेली लाइफ में उनको बैन करना है, उनको अवॉइड करना है और स्वदेशी जो गुड्स है उनके यूज करना शुरू करना है। ये होगी सेल्फ हेल्प। इससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी जिससे आपके अंदर सेल्फ रिलायंस जैसी चीजें होगी, सेल्फ इंडिपेंडेंस जैसी चीजें आएगी और इससे दोनों ही फायदे होंगे कि व्यक्ति और देश दोनों का ही विकास जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। और इस मूवमेंट के साथ ही आपको यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ मिलिटेंसी यानी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का इमर्जेंस होना और वी कैन से एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म जो है वो देखने को मिलता है। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है उसने स्पार्क ऑफ द militant nationalism and we can say it is sparked of the politics of militancy। वही एक्सट्रीमिस्ट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ पे मिलिटेंट भी कहते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट है ना वो रिवोल्यूशनरी से थोड़े से डिफरेंट है। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो पेसिव रेजिस्टेंस, जैसे हम इसकी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी, पेसिव रेजिस्टेंस से बिलोंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जबकि जो रिवोल्यूशनरी है ना वो एक्टिव रेजिस्टेंस यानी किस तरह से एक्टिव जो कल्ट ऑफ बॉम्ब है, पिस्टल्स है, उनका यूज करके वायलेंस का कल्ट यहाँ पे ये यूज करते हैं। तो रिवोल्यूशनरी एंड एक्सट्रीमिस्ट थोड़े से डिफरेंट है, दो दे बोथ बिलोंग टू द मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो वी कैन से कि रिवोल्यूशनरी जो है वो ऑफशूट है ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, और इसका जन्म भी इस वजह से होता है बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाता है
after the Surat split and all this process, ये स्वदेशी मूवमेंट एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल में, तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सप्रेस किया जाता है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से यहाँ पे रिवोल्यूशनरी लीडरशिप जो है वो एमर्ज होती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी देखने को मिलता है, प्लस पॉलिटिकल एजिटेशन का भी, पॉलिटिक्स शिफ्ट भी देखने को मिलता है। किस तरह से पॉलिटिकल शिफ्ट होता है? शिफ्ट फ्रॉम पॉलिटिकल मॉडरेशन टू पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। और किस तरह से एजिटेशन चेंज होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन टू रेडिकल स्ट्रगल एंड फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशन टू एप्लीकेशन टू डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, सॉरी, फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशन एंड एप्लीकेशन टू डायरेक्ट एक्शन। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशन एंड एप्लीकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, मॉडरेट पॉलिटिकल एजिटेशन, ये किन के मेथड थे? पॉलिटिक्स मेथड थे, ये मॉडरेट्स के थे। जबकि एक्सट्रीमिस्ट के क्या है यहाँ पे? एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, रेडिकल स्ट्रगल, ठीक है, और डायरेक्ट एक्शन जैसी जो एलिमेंट्स है वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के पार्ट है। और यहाँ पे आपको न्यू फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन यानी मास मोबिलाइजेशन वो देखने को मिलता है। वेरियस मेथड्स यूज किए जाता है फॉर द क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन गवर्नमेंट एंड वी कैन से पॉलिटिकल प्रेशर जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि न्यू पॉलिटिकल वेपन फॉर गिविंग अ न्यू ओरिएंटेशन टू पॉलिटिक्स ऑफ प्रेशर केम टू बी यूज, जैसे कि स्वदेशी है, बॉयकॉट है, स्वदेशी है, कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी है ना, बॉयकॉट है, एक्सटेंडेड बॉयकॉट, पेसिव रेजिस्टेंस, अगेन आई सेड यहाँ पे पेसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, पेसिव रेजिस्टेंस एंड मास एजिटेशन, बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट बिलीव इन द स्ट्रेंथ ऑफ मास, तो दे इनकॉर्पोरेटेड मास इनटू देयर मूवमेंट। तो मास एजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम एक वर्ड आया है कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी, उसको हम डिफाइन कर देते हैं। कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी का मतलब ये है ट्रेंड ऑफ सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। स्वदेशी का भी कह दो या कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी का भी कह दो। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस बाय डेवलपिंग द indigenous industries and setting up the shops for the indigenous goods and all things। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी मतलब थिंग्स इंडियन, जो चीजें हैं इंडिया से बिलोंग करती हैं और इंडियन हो। तो इस कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी के हम एस्पेक्ट देखें, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, तो इस तरह से है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें तो इंडियन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी के अंदर अगर सोशल एस्पेक्ट देखें इसका, तो नेशनल एजुकेशन का सेटअप होना, नेशनल एजुकेशन सेटअप होना। क्यों नेशनल एजुकेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ी अलग से? बिकॉज मॉडर्न एजुकेशन तो थी यहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम तो जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था बाय द ब्रिटिश। लेकिन 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 यहाँ पे क्या होता है कि इस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर सब पार्टिसिपेट करते हैं, वुमेन, स्टूडेंट, मेजॉरिटी वाज द स्टूडेंट, ठीक है, और भी लोग जो भी अदर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं ना, वेरियस पीपल, सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते। स्टूडेंट्स जो थे ना, जो कॉलेज के अंदर पढ़ते थे, उनको इन तरह की एक्टिविटीज से दूर रखने के लिए गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बताया था कि जब हमने फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या वी कैन से एटीट्यूड टू द अर्ली कांग्रेस, एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश टू द अर्ली कांग्रेस देखा था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि एजुकेशन के ऊपर अब गवर्नमेंट ने क्या था, कंट्रोल बढ़ा दिया था। बिकॉज राइज ऑफ नेशनलिज्म ने हमने देखा था कि राइज ऑफ नेशनलिज्म के जो कारण पड़ रहे थे उसमें से मेन कारण क्या था, माना था ब्रिटिश लोगों ने, एजुकेशन। तो एजुकेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया था, गवर्नमेंट कंट्रोल इसके ऊपर बढ़ा दिया था। और मॉडर्न पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं देने की बजाय रिलीजियस काइंड ऑफ या रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो इस्टेब्लिश किए जाते थे उनको प्रमोट किया जाने लगा। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो जो लोग हायर स्टडी या जो कॉलेजेस में पढ़ते थे ना, उन स्टूडेंट्स को इस तरह की एक्टिविटीज से दूर रखने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया था, वेरी इनफेमस सर्कुलर, दैट इज नोन एज कैरल सर्कुलेशन। कैरल सर्कुलेशन जो है, ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है ना कहीं पे भी आपके एग्जाम के अंदर। तो कैरल सर्कुलेशन वाज वेरी इनफेमस सर्कुलर, इंट्रोड्यूस्ड बाय द थॉमस कैरल। यूनिवर्सिटी का उस समय ये कंट्रोलर हुआ करता था। तो थॉमस कैरल के द्वारा
एक सर्कुलर जारी किया जाता है जिसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट्स को बैन किया जाता है टू पार्टिसिपेट इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज और सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह की गतिविधि करता हुआ पाया जाता तो इस सर्कुलर के अंडर जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उससे इस स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप है और एज ए स्टूडेंट उसको जो प्रिविलेज मिलते हैं और जो उसकी स्टूडेंटशिप है वो यहाँ पे अबॉलिश कर की जा सकती थी, यानी स्कॉलरशिप वगैरह से उसको यहाँ पे डिप्राइव्ड किया जा सकता था और इवन कॉलेज से भी यहाँ से आपको रेस्ट्रिकेट किया जा सकता था अकॉर्डिंग टू दिस कैरल सर्कुलेशन। तो इसके अगेंस्ट फिर बहुत सारी सोसाइटी बनी जिसके एंटी सर्कुलर सोसाइटी इस चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट प्रोटेस्ट कर रहा है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल को, वैसे इस सर्कुलर को प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट के हित को यहाँ पे इंटरेस्ट को यहाँ पे सेफगार्ड करने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी जो है वो स्टैब्लिश की गई या फॉर्मेट की गई सो दैट कि वो इस कैरल सर्कुलर को वापस ले गवर्नमेंट, ऐसा यहाँ पे इस एंटी सर्कुलर सोसाइटी के द्वारा एजिटेशन शो किया गया कि इस जो ये कैरल सर्कुलेशन है इसको वापस ले गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस वजह से अब इनको पता तो चल गया कि भाई इस तरह गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगी अगेंस्ट द स्टूडेंट, तो क्यों ना स्टूडेंट के लिए स्वदेशी एजुकेशन का ही एस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाए। तो स्वदेशी स्वदेशी के अंडर ही ये नेशनल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो निखर के आया। तो इससे वेरियस जो नेशनल एजुकेशन काउंसिल है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिससे कि जो नेशनल एजुकेशन है या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो रन बाय द इंडियंस है दे स्टार्टेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडियन लेड इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उनके फाउंडेशन होने लगते हैं सो दैट कि वो इन स्टूडेंट्स को नॉट ओनली एजुकेशन जो मॉडर्न एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाए इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक सोशियो एंड पॉलिटिक्स, बट उनको स्पिरिचुअल नॉलेज भी है वो प्रोवाइड करवाए थ्रू दिस एजुकेशन सिस्टम, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट उसकी पर्सनैलिटी का हो सके। तो इस थॉट से नेशनल एजुकेशन का सेटअप होता है। देन यहाँ पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखें तो सेल्फ गवर्नमेंट का एम यहाँ पे रखा जाता है ना, स्वराज। तो ये कॉन्स्ट्रक्टिव स्वदेशी का पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। कल्चरल एस्पेक्ट हम अगर देखें तो यहाँ पे वेरियस इंडियन लिटरेचर एंड आर्ट जो है वो फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन। जो वेरियस बंगाली नेशनलिस्ट थे उन्होंने अपने पोइट्री के जरिए, अपने लिटरेरी वर्क के जरिए, मैगजीन्स वगैरह में, है ना, ब्लॉग वगैरह लिख करके और अपने आर्टिकल के जरिए लोगों में नेशनलिज्म की भावना जो है, अपने लिटरेचर के जरिए लोगों में नेशनलिज्म की भावना को और ज़्यादा बढ़ाया सो दैट कि गवर्नमेंट कंपेल हो जाए टू रिवोक द ऑर्डर ऑफ दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ने नेशनलिज्म की भावना को और ज़्यादा एग्रीवेट किया था। इसका रिजल्ट हमें इन सारी चीज़ों के रूप में देखने को मिलता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी। कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी के हमने इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे देख लिए। इनको और डिटेल में हम आगे देखेंगे। ये आ गया यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डायमेंशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट देखें तो लिटरेचर के अंदर अगर हम देखें सोशल एस्पेक्ट इसका, सॉरी कल्चरल एस्पेक्ट हमें देखने को मिले तो लिटरेचर तो यहाँ पे पेट्रोटिज्म की भावना जो है वो देखने को मिलती है इन द कंटेम्प्रेरी लिटरेचर रिटन ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो उसके अंदर मेन जो टॉपिक था वो पेट्रोटिज्म के ऊपर देखने को आपको मिलता है, जो कि लोगों के अंदर और ज्यादा पेट्रोटिज्म की जो भावना है उसको एग्रीवेट करता है। तो इसमें मेन लीडर जो थे आपको, सॉरी मेन जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो रविंद्रनाथ टैगोर को था। रविंद्रनाथ टैगोर की जो सॉन्ग्स एंड पोइट्री थी इन्होंने लोगों को और ज्यादा इंटेंसिफाई किया, उनकी पेट्रोटिज्म की जो फीलिंग है, सेंटिमेंट्स है, उनको और ज्यादा इंटेंसिफाई किया। एंड दिस इंस्टिल इनटू द पीपल अ बर्निंग पेट्रियोटिक सील एंड लॉफ्टी सेंस ऑफ आइडियलिज्म। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की पोइट्री और जो सॉन्ग्स है उन्होंने ये चीजें जो है पेट्रोटिज्म की भावना या सेंटिमेंट्स को और ज्यादा इंटेंसिफाई करने का काम किया। तो जब यहाँ पे
पेट्रोटिज्म की भावना की, जैसे हम अगर इनका सॉन्ग देखें रविंद्रनाथ टैगोर का আমার সোনার बांग्ला, আমার সোনাर बांग्ला, ये सॉन्ग तब गाया गया था जब यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन हो रहा था। तो बंगाल के रिगार्डिंग अमार सोनार बांग्ला जो गाया था, इन्होंने यहाँ इस सॉन्ग ने भी पेट्रोटिज्म की सेंटिमेंट्स को इंटेंसिफाई करने का काम किया था। तो इसी वजह से टैगोर को कहा जाता है ही वॉज अ पोइट ऑफ नेशनलिज्म। तो जो भी सॉन्ग टैगोर ने यहाँ पे लिखे और उनके द्वारा जो गाए गए, उसने कंप्लीट नेशन को, यहाँ पे होल नेशन को जो है पेट्रोटिज्म की भावना से ओतप्रोत कर दिया या पेट्रोटिज्म की भावना से फुलफिल कर दिया। और रैमसे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब यहाँ बंगाल दौरे पे आए थे तो उन्होंने ये लिखा था कि जो बंगाल है वॉज क्रिएटिंग इंडिया बाय सॉन्ग एंड वर्शिप। तो यहाँ आप देखो कि लिटरेचर और सॉन्ग एंड पोइट्री का इतना ज्यादा असर देखने को मिल रहा है कि थ्रू दिस सॉन्ग एंड पोइम लोग जो है पेट्रोटिज्म की भावना, उनको कुछ करने की दूसरी जरूरत नहीं, बस इस सॉन्ग पोइम और लिटरेचर के जरिए वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इतने ज्यादा पेट्रोटिज्म की जो सेंटिमेंट्स है उनसे फुलफिल हो रहे हैं कि ओनली इस लिटरेचर और पोएम के दम पे ही जो है ये न्यू एक इंडिया क्रिएट करने जा रहे होते। तो इस तरह का कहना था रैमसे मैकडोनल्ड का कि जो व्हेन ही विजिटेड बंगाल, दैट कि बंगाल वाज क्रिएटिंग इंडिया बाय सॉन्ग एंड वर्शिप। और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ ही यहाँ पे द्विजेंद्र लाल रॉय और रजनीकांत सेन, ये सब नाम आप याद रखना है ना, रजनीकांत सेन और द्विजेंद्र लाल रॉय, इनके सॉन्ग्स एंड प्लेज, जो नाटक वगैरह जो रचे जाते हैं जिसके अंदर मतलब दिखाया जाता है ड्रामा इन फॉर्म के अंदर, कि जिससे भी लोग जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को यहाँ पे सेंस कर पाए। तो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ यहाँ पे रजनीकांत सेन एंड द्विजेंद्र लाल रॉय ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द इंडियन पीपल। देन हम अगर इकोनॉमी पे आए तो वही बॉयकॉट वाज बॉयकॉट कम स्वदेशी। तो स्वदेशी जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस दिस मूवमेंट का, और बॉयकॉट जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो आइडिया तो सेम है, ठीक है, स्वदेशी कह दो या बॉयकॉट कर दो, आइडिया तो सेम है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे पैसिव रेजिस्टेंस करना है या ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर किसी ना किसी तरह से प्रेशर क्रिएट करना। लेकिन बॉयकॉट जो अगर उसका नेचर देखे तो वो नेगेटिव इन नेचर है, लेकिन जो स्वदेशी है वो पॉजिटिव इन नेचर है, बिकॉज स्वदेशी के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, नेटिव इंडस्ट्रीज जो है वो इस्टेब्लिश हो रही है, इन स्वदेशी शॉप्स खुल रही है, जैसे इकोनॉमिक रिलायंस आ रही है इंडियन इकोनॉमी की और इंडियन लोगों की, जिससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को, नेगेटिव एस्पेक्ट यानी यहाँ पे बॉयकॉट किया जा रहा है, रेजिस्ट किया जा रहा है, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है और दिस सेम आइडिया। तो यहाँ पे बॉयकॉट जो है इट हैड टू फोल्ड इम्प्लीकेशन, यानी प्रभाव है इसका दो तरीके से। मटेरियली अगर देखो तो किस तरह से, मटेरियली वही पैसे से, यानी इकोनॉमी जो है वो हिट हो रही थी मैनचेस्टर की और लंदन की गवर्नमेंट की, बिकॉज यहाँ से फॉरेन गुड्स का यूज करना इंडियन लोगों ने बंद कर दिया था। इस वजह से मैनचेस्टर के जो ट्रेडर्स और वर्कर्स थे उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट हो रहा था, विच वुड फर्दर बॉदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, बिकॉज वहाँ की होम गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट को कहेंगे भाई तुम बैठे बैठे कर क्या रहे हो, यहाँ पे हमारा जो है प्रोडक्शन जो है वो सेल हो ही नहीं रहा है, तो आप वहाँ पे क्या किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे हो कि वहाँ पे स्वदेशी चीजें अपनाई जा रही है और हमारे जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं इनको बॉयकॉट किया जा रहा है, तो इसके लिए करो कुछ चीजें। तो अल्टीमेटली प्रेशर किस पे जनरेट होने वाला था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, इस वजह से दे यूज दिस मेथड, बॉयकॉट मेथड। तो मटेरियली इस तरह से, लेकिन स्पिरिचुअली इसका एस्पेक्ट देखें तो स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशन क्या है इसका, बॉयकॉट वाज होप टू डिस्पेल इल्यूजन ऑफ ब्रिटिश पावर, कि ब्रिटिश लोगों को कोई नहीं हरा सकता, कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो सूरज है वो कभी अस्त नहीं हो सकता। तो इस बॉयकॉट मूवमेंट ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रिटिश पावर की जो ये इल्यूजन है ना लोगों के मन में कि ब्रिटिश लोगों को कोई नहीं हरा सकता है या ब्रिटिश लोगों की कमर कोई नहीं तोड़ सकता है, तो इस चीज ने स्पिरिचुअली इस तरह से इम्प्लीकेशन डाला कि बॉयकॉट के जरिए हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट या प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, सो दैट कि उनका ये जो विक्ट्री वाला इल्यूजन है ना लोगों के मन में कि इनको कोई नहीं हरा सकता, ये लोगों के मन से खत्म किया जा सके। तो तिलक ने यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट को किस तरह से डिस्क्राइब किया है कि स्वदेशी मूवमेंट एज द योग ऑफ बहिष्कार,
ठीक है, ये बहिष्कार का एक योग है। रिलीजियस रिचुअल्स ऑफ सेल्फ पनिशमेंट, ठीक है, ये सेल्फ पनिशमेंट का एक रिलीजियस रिचुअल है, योग ऑफ बहिष्कार। स्वदेशी मूवमेंट को इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया। सुरेंद्रनाथ ने कहा कि इट वाज इन स्पिरिट अ प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट which was expected to usher in a new era of material prosperity of masses। ठीक है, कि इन नेचर अगर देखा जाए तो ये मूवमेंट क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट, यानी प्रोटेक्ट करने का मूवमेंट है। ठीक है, मतलब अपने जो चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करने का मूवमेंट है। स्पिरिट या इसकी जो नेचर के रूप में देखे इस मूवमेंट को, जो कि जरूरी है फॉर द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मासेस। ठीक है, अगर इंडियन मासेस की मटेरियली प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो ये प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट जो है वो जरूरी है। तो इस वजह से वी कैन से कि दिस कल्ट ऑफ स्वदेशी वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्स्पायरेसी ऑफ मॉडर्न ट्रेड। तो जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अंडर जो मॉडर्न ट्रेड चल रहा था, जो ये कॉन्स्पायरेसी क्रिएट की गई थी बाय दिस मॉडर्न ट्रेड, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है, क्या, स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट ने यहाँ पे जो इंपीरियल मॉडर्न ट्रेड है उसकी कमर तोड़ के रख दी। और इसी स्वदेशी मूवमेंट ने इंस्पायर किया जे.एन. टाटा को, जिसने टाटा आयरन एंड स्टील की फाउंडेशन की। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान यहाँ पे जे.एन. टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का फाउंडेशन किया। प्रफुल्ल चंद्र रॉय जो थे, उन्होंने यहाँ पे बंगाल केमिकल फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश की। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे से भी बन सकता है कि हु डिस्क्राइब द स्वदेशी मूवमेंट एज अ योग ऑफ बहिष्कार, ठीक है, या फिर रिलीजियस रिचुअल ऑफ सेल्फ पनिशमेंट, दैट इज तिलक। और तिलक ही जो थे, उन्होंने ही स्वदेशी को जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया था और उसका जो ट्रू सेंस है ना वो लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो तिलक जो है स्वदेशी मूवमेंट को पॉपुलराइज करने के अंदर मेन भूमिका निभाते हैं। तो बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट किन्होंने की, प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने। तो स्वदेशी मूवमेंट से सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस जैसे आइडिया जो है वो एमर्ज हुए। वेरियस इंडस्ट्रीज, बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, दे वर सेट अप ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो कंट्री की होने लगी थी। बिकॉज सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस की जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों को अच्छे से समझ में आने लगा। स्वदेशी मूवमेंट का जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो समझ में आने लगे। इसकी वजह से जो वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के अंदर वो इंस्पायर हुए टू सेटअप द इंडस्ट्रीज, है ना। न्यू बैंक खुले, जिन्होंने स्वदेशी बैंक खुले, जिन्होंने यहाँ पर जो पीजेंट वगैरह है उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी शुरू की। जो लोकल यहाँ पे ट्रेड एस्टेब्लिशर है या जो ट्रेड करना चाहते हैं इंडियन पीपल, उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी शुरू की इन स्वदेशी बैंकों ने। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट हुए जिन्होंने कि जो डोमेस्टिक यूज के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाना शुरू किया, जैसे सोप वगैरह है इनकी, और इनकी सोप वगैरह की जो शॉप्स है वो भी स्वदेशी गुड्स की जो शॉप्स है वो भी ओपन हुई वेरियस जगह पे। और तिलक जो थे इनके अंदर पायोनियर की भूमिका निभाते हैं टू सेटअप ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो तिलक was the main prominent personality of the स्वदेशी मूवमेंट। और यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या बनर्जी कह दो, बनर्जिया कह दो, एक ही बात है, बिपिन चंद्र पाल, अश्विनी कुमार दत्त एंड अरविंदो घोष, ये सब के सब जो है आपके एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर आप लाल पाल बाल तो याद रखते ही हो, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, लेकिन इनके साथ आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद कुमार घोष और अश्विनी कुमार दत्त के भी नाम याद रखना, ठीक है। चलो इतने नहीं तो अरविंदो घोष को तो जरूर याद रखना, ठीक है। तो दे पॉपुलराइज दिस मूवमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग समिति पब्लिक मीटिंग्स, पिकेटिंग, बॉनफायर ऑफ फॉरेन गुड्स की होली जलाना, है ना, पेट्रियोटिक सॉन्ग एंड फायरी स्पीचेस के द्वारा इन्होंने पब्लिक को यहाँ पे मोटिवेट किया टू पार्टिसिपेट इन दिस स्वदेशी मूवमेंट, और उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करे, मास को इस तरह से इन्होंने एड्रेस किया और ऑर्गेनाइज किया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे सोशल डायमेंशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन। वही नेशनल एजुकेशन का आइडिया क्यों एमर्ज हुआ, मैंने बताया आपको कि किस तरह से एजुकेशन को यहाँ पे फ्री करना था फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द
फॉरेन गवर्नमेंट, उसके इन्फ्लुएंस और कंट्रोल से एजुकेशन को फ्री करवाना था, प्लस उन स्टूडेंट्स की हेल्प भी करना था, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम करना था जो कि जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज है या जो मूवमेंट्स है उनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उनको गवर्नमेंट के द्वारा ट्रायल जो सर्कुलर है उनके द्वारा जो है रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे थे, और उनको इवन यहाँ पे कंपेल भी किया जा रहा टू फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रॉम द कॉलेज। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उनको यहाँ पे जरूरत पड़ी कि एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो यहाँ पे अर्लीस्ट यूज अगर देखें इस टर्म का, नेशनल एजुकेशन टर्म का यूज अगर पॉसिबली हम अर्लीस्ट यूज ऑफ दिस टर्म देखें तो वो दैट वाज मेड बाय द प्रसन्न कुमार टैगोर। प्रसन्न कुमार टैगोर जो थे उन्होंने सबसे पहले नेशनल एजुकेशन नाम टर्म का यूज किया था, सबसे पहले यूज करने वाले प्रसन्न कुमार टैगोर ही थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे हिंदू कॉलेज पाठशाला, तत्वबोधिनी पाठशाला, हिंदू हितार्थी विद्यालय स्टेब्लिश हुए थे 1839, 1840, 1846 के अंदर। तो तब तक तो यहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म भी नहीं हुआ था। तब प्रसन्न कुमार टैगोर ने नेशनल एजुकेशन का आइडिया दिया था, तो जो कि अब रिलेवेंट साबित हो रहा है इन दिस एरा, स्वदेशी मूवमेंट के एरा में, जब गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है एजुकेशन पे, और एजुकेशन को फ्री करवाया जाए फ्रॉम द इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, उसके लिए एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो उसका जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर दिया गया था बाय द प्रसन्न कुमार टैगोर, बाय द सेटिंग ऑफ हिंदू कॉलेज पाठशाला, तत्वबोधिनी पाठशाला एंड हिंदू हितार्थी विद्यालय इन द 1839, 1840 एंड 46 के अंदर। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट रेडी था, बस इसको एस्टेब्लिश करना रह गया था। तो इस आइडिया को फर्दर डेवलप किया गया इन द राइटिंग एंड टीचिंग ऑफ द राजनारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, गुरुदास बनर्जी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो नेशनल एजुकेशन के इस आइडिया को आगे अपनी राइटिंग और टीचिंग के द्वारा इंटेंसिफाई किया गया, डेवलप किया गया, और फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का सेटलमेंट होता है। तो इमीडिएट और अग्रेसिव रिप्लाई टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन वाज द सेटिंग अप द एंटी सर्कुलर सोसाइटी। यही मैंने कहा आपको, ये एंटी सर्कुलर सोसाइटी स्टेब्लिश हुई थी अगेंस्ट द सर्कुलर, थॉमस कैरल के सर्कुलर के अगेंस्ट ये एंटी सर्कुलर सोसाइटी है उसको यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था। तो ये इमीडिएट और अग्रेसिव रिप्लाई था फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन। जो स्टूडेंट को यहाँ पे डिप्राइव किया जा रहा था उनके स्कॉलरशिप से, उनको रेस्ट्रिकेट किया जा रहा था फ्रॉम द कॉलेज, और जो प्रिविलेज वो एंजॉय कर रहे थे उनसे उनको डीबार कर दिया जा रहा था। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे एंटी सर्कुलर सोसाइटी जो है वो स्टेब्लिश होती है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था इस सोसाइटी का? रैली द स्टूडेंट थ्रू प्रोसेशन, पिकेटिंग, कलेक्शन ऑफ फंड, और वो फंड कलेक्ट करके उन स्टूडेंट की यहाँ पे एजुकेशन के अंदर हेल्प करना जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेस्ट्रिकेट किए जा चुके हैं या उनको कॉलेज से निकाल दिया गया है, और क्रिएटिंग अवेयरनेस बाय पेट्रियोटिक सॉन्ग एंड स्पीचेस। तो ये इस एंटी सर्कुलर सोसाइटी का ऑब्जेक्ट्स थे या उद्देश्य थे। और प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स एक्सपेल अंडर द गवर्नमेंट ऑर्डर, और उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर से यहाँ पे कॉलेज से एक्सपेल्ड कर दिए गए हैं, बाहर निकाल दिए गए, निष्कासित कर दिए गए। और इसी का रिजल्ट निकलता है, एंटी सर्कुलर सोसाइटी की एक्टिविटीज का रिजल्ट निकलता है फाउंडेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, दैट इज फाउंडेड और एस्टेब्लिश इन दी अगस्त 14, 1906। ठीक है, तो 1906 के अंदर ही इंडियन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की फाउंडेशन रखी जाती है, जिसके अंडर, इस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अंडर ही द बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, और जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे की जाती है। और नेशनल एजुकेशन को पॉपुलराइज करने का रियल अगर क्रेडिट किसी को दे हम तो वो जाएगा सतीश चंद्र मुखर्जी को। सतीश चंद्र मुखर्जी ने यहाँ पे डॉन सोसाइटी की स्थापना की, और डॉन सोसाइटी के माध्यम से इनकी जो एक डॉन नामक की पत्रिका निकलती थी, डॉन प्रभात, डॉन का मतलब यहाँ पे प्रभात है, तो डॉन पत्रिका के अंदर इन्होंने खूब ज्यादा नेशनल एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है ब्लॉग लिखे,
आर्टिकल्स छापे जिसके थ्रू इन्होंने नेशनल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया। तो सतीश चंद्र मुखर्जी जो थे वो उनको रियल क्रेडिट जाता है फॉर द पॉपुलराइजिंग नेशनल एजुकेशन। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, एंटी सर्कुलर सोसाइटी एस्टेब्लिश फॉर द अगेंस्ट द कैरियर सर्कुलर। Dawn Society was established by Satish Chandra Mukherjee. Question can be asked. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का फाउंडेशन अगस्त 14, 1906। इसके अंडर कौन से कॉलेज एस्टेब्लिश किए गए थे? द बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। और जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो लेटर स्टेज के अंदर 1947 में जो इंडिया आजाद हो गया था, जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा स्वदेशी मूवमेंट और इसका मेन ऑब्जेक्ट देखे तो सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस है और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ मासेस है ना, ये चीज उसका मेन ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस टू स्वदेशी मूवमेंट के स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो मॉडरेट्स थे, इस समय तो मॉडरेट्स ही थे, ठीक है। 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट चला तो एक्सट्रीमिस्ट जस्ट केम इन फ्रंट है ना, अभी फोर फ्रंट पे आ रहे थे, लेकिन जो दबदबा था पॉलिटिक्स के अंदर वो मॉडरेट्स का था। तो मॉडरेट्स का यहाँ पे या इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका क्या स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग एटीट्यूड रहता है। तो उस यहाँ पे स्वदेशी को तो सपोर्ट मॉडरेट्स ने भी किया था भाई, उन्होंने ऐसा नहीं था कि भाई अपने लोगों के खिलाफ चले गए, ब्रिटिश लोगों का साथ दे दिया यानी पार्टीशन को सपोर्ट कर दिया, ऐसा नहीं था। मॉडरेट्स आल्सो क्रिटिसाइज दिस पार्टीशन, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जिया जो थे दे कॉल्ड फॉर द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड, यानी बॉयकॉट सुरेंद्रनाथ बनर्जिया जो थे वो बॉयकॉट मूवमेंट के लीडर माने जाते हैं, तो बिकॉज ही कॉल्ड फॉर द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड। 7 अगस्त 1905 को जैसे ही फॉर्मल डिक्लेरेशन होती है ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, वैसे ही कांग्रेस ने भी यहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया एज अ नेम बॉयकॉट रिजोल्यूशन विच मार्क द बिगनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, और यहीं से स्वदेशी मूवमेंट की बिगनिंग मानी जाती है। तो 7 अगस्त जैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने फॉर्मल डिक्लेरेशन की ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन 7 अगस्त ऑफ 1905, वैसे ही इन्होंने आईएनसी ने यहाँ पे बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास किया अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, एंड यहीं से स्वदेशी मूवमेंट का आरंभ या बिगनिंग मानी जाती है। लेकिन अभी भी मॉडरेट्स का वही सेम पॉलिटिकल अप्रोच जो पहले थी, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन फॉलो करना है ना, पिटिशन एंड एप्लीकेशन जो है उसके द्वारा रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाना, ये उनकी अभी भी जो है पॉलिटिकल अप्रोच रही थी फॉर द एनलमेंट ऑफ दिस पार्टीशन। तो पार्टीशन को अगर एनुअल कराना है या रिवोक करवाना है तो ये इस तरह से तो होने वाला नहीं है, तो उसको इस वजह से यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो इसकी कमांड संभालती है कि आप ऐसे पेटिशन और ये फाइल करते रहोगे, ब्रिटिश लोग कभी भी इस चीज को वापस एनल नहीं करेंगे, बंगाल का पार्टीशन है उसके ऑर्डर को एनल नहीं करेंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट ने सोचा कि अदर मेथड ऑफ प्रेशर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेशर जो है वो यूज करने पड़ेंगे, अदर वेपन ऑफ द प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे। तब उन्होंने यहाँ पे स्वदेशी है, पेसिव रेजिस्टेंस है, बॉयकॉट है, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे एक्सटेंडेड बॉयकॉट है, ये सारी चीजें अडॉप्ट करना शुरू की टू क्रिएट द प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट सो दैट दे कैन annul द ऑर्डर ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस वजह से यहाँ पे हमें राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलता है एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द मॉडरेट्स अप्रोच। तो ये मॉडरेट अप्रोच के अगेंस्ट जो है ये एक रिएक्शन है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का एमर्ज होना। अगर मॉडरेट्स ने इस तरह की जो अप्रोच पहले रख रहे थे वैसी अप्रोच नहीं रखी होती और कुछ थोड़ा सा और ज्यादा अपने पॉलिटिकल अप्रोच के अंदर अपडेशन कर दिया होता तो शायद एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी कभी भी एमर्ज नहीं होती एज अ रिएक्शन। तो मैंने कहा ना हिस्ट्री के अंदर हर चीज होती है उसका एक रिएक्शन आता है, एक्शन का जो है वो रिएक्शन आता था। एक्शन क्या था? मॉडरेट्स की पॉलिटिकल अप्रोच, उसका रिएक्शन क्या आया? एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच। तो कांग्रेस का इस तरह से स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग जो है वो एटीट्यूड रहा, यानी कि इन्होंने भी यहाँ पे पार्टीशन को क्रिटिसाइज किया।
अब हम स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग कुछ मिसलेनियस फैक्ट देख लेते हैं जो आपके यहाँ प्री वगैरह में या कहीं पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाए वहाँ पे काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे तिलक जो है दैट वाज फर्स्ट टू डिफाइन द मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट को फर्स्ट अगर किसी ने डिफाइन किया कि क्या है स्वदेशी तो दैट इज तिलक। तिलक ने रियल एक्सप्लेनेशन दी ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। अरबिंदो घोष यहाँ पे जो है दैट वाज फर्स्ट टू प्रेजेंट सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट्स in a series of articles during the 1892 to 94 known as New Lamps for the Old। तो इन्होंने मॉडरेट्स के खिलाफ, मॉडरेट्स के अगेंस्ट सिस्टमैटिक क्रिटिक जो है वो रिप्रेजेंट करना या प्रेजेंट करना शुरू किया इन द आर्टिकल्स, सीरीज ऑफ आर्टिकल्स बिटवीन द 1892 टू 94। ठीक है, जिस जो कि न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड के नाम से जाना जाता है। And he also presented the idea of organized and relentless boycott in journal वंदे मातरम। वंदे मातरम नामक एक जर्नल के अंदर अरबिंदो घोष ने रिलेंटलेस बाइकॉट, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेंटलेस बाइकॉट का आइडिया भी रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। एंड ही ऑल्सो प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। तो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड के अंदर इन्होंने आइडिया प्रेजेंट किए ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेंटेंस बॉयकॉट का, और इन जर्नल ऑफ वंदे मातरम ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। तो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का मेन जो वेपन था ना वो था पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं, वो चला जाएगा फिर रिवोल्यूशनरी एक्टिविज्म, सॉरी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर। तो यहाँ पे पैसिव रेजिस्टेंस दे फॉलो। अश्विनी कुमार दत्त अगर नाम ले हम तो उन्हें ही फर्स्ट टू डिस्क्राइब अमरावती सेशन 1897 में जो हुआ था एज अ 3 डे तमाशा। कुछ भी ज्यादा मॉडरेट्स ने यहाँ पे एक्शन नहीं लिया और अश्विनी कुमार दत्त ने जो अमरावती का सेशन है जो 1897 में हेल्ड हुआ था उसको क्या कहा? 3 डे तमाशा। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि हु कॉल्ड दी अमरावती सेशन एज अ 3 डे तमाशा? तो वो थे अश्विनी कुमार दत्त। या ऐसे भी आ सकता है कि अश्विनी कुमार दत्त ने अमरावती सेशन को क्या कहा था? ठीक है, तो 3 डे तमाशा या 3 डे अश्विनी कुमार दत्त ने 3 डे तमाशा कांग्रेस के किस सेशन को कहा था? तो वो था अमरावती सेशन 1897 में। तो 3 टाइप से क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन सकते हैं, तो आप ये याद रखिएगा फैक्ट्स। तो ये बेसिकली फैक्ट्स ही है जो आपके यहाँ वहाँ काम आएंगे। और ये वंदे मातरम और न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड ये दोनों ही जो है अरबिंदो घोष के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, वंदे मातरम जर्नल और न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड जो है दोनों ही अरबिंदो कुमार घोष के अंदर लिखे गए, जिनमें उन्होंने रिलेंटलेस एंड ऑर्गेनाइज बॉयकॉट का एंड पैसिव रेजिस्टेंस के आइडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो अश्विनी कुमार दत्त जो थे इन्होंने अमरावती सेशन को 3 डे तमाशा कह दिया एंड ही ऑल्सो एस्टेब्लिश द स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति की फाउंडेशन जो है बेरिसाल के अंदर अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। और बेरिसाल के अंदर ही तो वो इवेंट हुआ था जहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कांग्रेस के डेलीगेट्स है अगेंस्ट पीसफुल एजिटेशन कर रहे थे अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर लाठीचार्ज करके उस जो मीटिंग थी या जो डेलीगेट्स के वो गैदरिंग थे उसको डिस्पर्स किया था। दैट इज द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द सप्रेशन ऑन द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, है ना, गवर्नमेंट का किस तरह से सप्रेशन यहाँ पे चल रहा था। तो बेरिसाल के अंदर ही वो हुआ था 1906 के अंदर। देन आ जाता है आपका कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र जो थे he was first to present idea of boycott of British goods in his journal संजीवनी in 1905। तो संजीवनी जर्नल जो है वो कृष्ण कुमार मित्र द्वारा लिखा गया और उसके अंदर ही उन्होंने बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड का जो आइडिया है वो फर्स्ट उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। एंड कृष्ण कुमार मित्र ने ही यहाँ पे एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की इन कलकत्ता में। वही कैरल सर्कुलर के अगेंस्ट जो एंटी सर्कुलर सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट है वो कृष्ण कुमार मित्र द्वारा की गई थी। देन आता है रविंद्रनाथ टैगोर प्रेजेंटेड आइडिया ऑफ राखी बंधन एंड आत्मशक्ति एस्टेब्लिश स्वदेशी समाज। तो इन्होंने आइडिया रिप्रेजेंट किया ऑफ द राखी बंधन, यानी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को यहाँ पे राखी बांध के यूनिटी शो की थी ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट,
और ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड आत्मशक्ति जैसे शब्दों का इन्होंने यहाँ पे यूज किया फॉर द स्वदेशी मूवमेंट, एंड ही ऑल्सो एस्टेब्लिश द स्वदेशी समाज टू इंटेंसिफाई और टू सपोर्ट द स्वदेशी मूवमेंट। देन आता है रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी पे। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी प्रेजेंटेड आइडिया ऑफ अरंधन। अरंधन का मतलब यहाँ पे होता है, अरंधन का मतलब होता है यहाँ पे नो कुकिंग, कि जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था तो उस दिन को यहाँ पे एज अ शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। ठीक है, होल बंगाल में सब जगह पे शॉप वगैरह बंद थी, कोई भी एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं हो रही थी और कुकिंग जैसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर एंड रविंद्र सुंदर त्रिवेदी दोनों ने यहाँ पे अरंधन का आइडिया जो है वो रिप्रेजेंट किया टू शोक दिवस, पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिगार्डिंग यहाँ पे शोक दिवस मनाने के लिए, है ना, कि वो इवेंट जो है हमारे लिए बहुत ही पेनफुल इवेंट है। तो इस वजह से ये सिंबलाइज करके अरंधन जैसा आइडिया जो है रिप्रेजेंट किया कि नो कुकिंग यहाँ पे, है ना। देन यहाँ पे सतीश चंद्र मुखर्जी डॉन सोसाइटी की स्थापना की और ही ऑल्सो पब्लिश द जर्नल नेम एज डॉन, एंड ही ऑल्सो वर्क फॉर नेशनल एजुकेशन। और नेशनल एजुकेशन को पॉपुलराइज करने का रियल क्रेडिट अगर दिया जाए तो वो जाता है सतीश चंद्र मुखर्जी को। देन आप आ जाते हैं पुलिन दास के ऊपर। पुलिन दास एस्टेब्लिश ढाका या ढाका कह सकते हो, ढाका अनुशीलन कमेटी। ठीक है, तो ये थे कुछ मिसलेनियस फैक्ट रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट, और इसी के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस सेशन। Please do like and share and comment to our YouTube channel, that is examyatra.com, and stay tuned till the next session. Thank you.